ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो फुल बैकएंड का कोर्स एक वीडियो में बनाया था, मतलब इसमें हमने सारी वीडियोस ज्वाइन कर दी थी, उसमें कुछ वीडियोस बच गई थी। उन सारी रेस्ट वीडियोस को कवर हम लोगों ने इस वीडियो में किया है। तो इस वीडियो में हमारा बैकएंड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और हम रेस्ट ऑफ द वीडियोस जो बची हुई हैं, जो हम लोगों ने इस वन वीडियो में नहीं कंप्लीट किया था, वो इस वीडियो में मैंने सारी वीडियो एकत्रित मतलब इकट्ठा करके डाल दी है। तो आप इस वीडियोस को आप कंप्लीटली देख लीजिए और आप बैकएंड की एपीआईज बनाना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने बैकएंड के कोर्स में ऑलमोस्ट एपीआईज को कंप्लीट कर लिया है। अब गाइस, मैंने अपने हिसाब से एपीआईज कंप्लीट कर लिया है आपको सिखाने के लिए, बट ये जो है वो एक्चुअली रियल बैकएंड एपीआईज हम लोग बना रहे थे, इसीलिए हमने बहुत सारी एपीआईज क्रिएट की। जैसे हम लोगों ने ब्लॉग को अपडेट करने की, कैटेगरी की, यूज़र्स की, एंड तमाम लॉगिन की एपीआई, रजिस्टर की एपीआई, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आप अपने हिसाब से, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप अपने हिसाब से इन एपीआईज को घटा बढ़ा लीजिएगा। एक्सेस मैंने देना सिखा दिया, आप एक्सेस को दे दीजिएगा। अब क्या बात आती है कि भाई हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम एपीआईज को डॉक्यूमेंट क्यों करें। तो इस वीडियो में हम लोग एपीआई को डॉक्यूमेंट करना सीखेंगे, बट सबसे पहले हम प्रॉब्लम सीख लेते हैं कि एपीआई को डॉक्यूमेंट करना क्यों ज़रूरी है। अब हम लोग जो एपीआई डॉक्यूमेंट करेंगे, और प्रॉब्लम सीखने से पहले हम लोग बेसिकली टूल के बारे में सीख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और इसी टूल की हेल्प से हम लोग अपने एपीआईज को डॉक्यूमेंट करेंगे, और वो है स्वैगर। तो स्वैगर हमें एपीआई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब सिंपल सा, हम लोग ने जो एपीआईज क्रिएट की हैं उनको हम लोग डॉक्यूमेंट कर पाएंगे स्वैगर टूल की हेल्प से। अब स्वैगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही नहीं यूज़ होता। स्वैगर की हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर हम, ये है स्वैगर की ऑफिशियल वेबसाइट, तो अगर हम यहाँ आए, वाई स्वैगर पे क्लिक करें, तो आप देखो यहाँ पे एपीआई डिज़ाइन, एपीआई डेवलपमेंट, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई टेस्टिंग, एपीआई मॉकिंग एंड वर्चुअलाइजेशन, एपीआई गवर्नेंस, एपीआई मॉनिटरिंग, ओपन एपीआई एंड स्वैगर, ऐसे करके क्यों एपीआई यूज़ करें, क्यों आप स्वैगर यूज़ करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें से हम लोग जो मतलब फीचर, इस फ़ायदा उठाएंगे वो है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। हम स्वैगर टूल की हेल्प से एपीआई को डॉक्यूमेंट करना सीखेंगे। एंड क्यों सीखेंगे एपीआई डॉक्यूमेंट करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि हमें क्यों सीखना ज़रूरी है एपीआई को डॉक्यूमेंट करना। तो सपोज हम लोग के पास यहाँ पे आ चुका है, ऑब्वियस ही बात है, आ क्या चुका है, हम लोगों ने अपना स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया है। तो लेट अस सपोज दिस इज़ अवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, जहाँ पे हमने बहुत सारी एपीआईज बना दी। ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, और हम लोगों ने अपने स्प्रिंग बूट पे बहुत सारी एपीआईज बना ली। ये हैं सारे हमारे यूआरएल्स। नाउ अब इन एपीआईज को कंज्यूम कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर या क्लाइंट बोले तो मतलब यहाँ पे कोई क्लाइंट होगा। अब ये क्लाइंट सपोज एक रिएक्ट ऐप है, एक यहाँ पे हम ऐप बना देते हैं, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ओनली फॉर समझिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रिएक्ट ऐप बना देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं रिएक्ट ऐप इसको कंज्यूम कर रहा हो सकता है यहाँ पे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, वो उसे कंज्यूम कर रही हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो वो उसे कंज्यूम करे, या भाई हम लोग क्लाइंट मतलब हम पोस्टमैन से भी तो इन एपीआईज को कंज्यूम कर रहे थे अपने डेटा लेने के लिए। तो ये कम्युनिकेशन होगा। बट आप एक चीज़ सोचे हैं कभी कि आपने यहाँ पे बहुत सारे यूआरएल्स बना दिए, एन नंबर ऑफ यूआरएल्स क्रिएट कर दिए हैं, बट दिक्कत वाली बात क्या है यहाँ पे कि कौन सा यूआरएल, इसमें कितने यूआरएल हैं, इसमें कितने यूआरएल हैं, वो रिक्वेस्ट में क्या ले रहे हैं, उनका मेथड, एचटीटीपी मेथड क्या होगा, रेस्पॉन्स में आपको क्या मिल रहा है, ये सब चीज़ें कैसे क्लाइंट को पता चलेगी। मतलब यहाँ जो डेवलपर होगा, इसे डेवलप कर रहा होगा, उसको कैसे पता चलेगा ये सब? तो ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। हम एपीआई को यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो जो हमारी प्रॉब्लम है कि हम फ्रंट एंड डेवलपर को कैसे बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल कितनी एपीआईज हैं, कितनी एपीआईज हम लोग ने डेवलप की, हाउ मेनी, वो कौन कौन सी एपीआईज हैं, कौन कौन सी एपीआईज आपने डेवलप की हैं, विच एपीआईज आपने डेवलप किए हैं, विच एपीआईज, एंड आपने उनका मेथड क्या है, एचटीटीपी मेथड कौन सा है, किस पे ऑपरेट करनी है, रिक्वेस्ट में वो कौन सा डेटा ले रही हैं, एंड इवन रिस्पॉन्स में वो कौन सा डेटा आपको भेज रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेंगे भाई आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपर को? तो हम क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर इन एपीआईज का, इन यूआरएल का या इन एपीआईज का प्रॉपर डॉक क्रिएट करेंगे, डॉक, और यही डॉक हम लोग प्रोवाइड करा देंगे अपने किसको, अपने यहाँ फ्रंट एंड डेवलपर्स को, जिनकी हेल्प से फ्रंट एंड डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, अपने एपीआईज डॉक्स को पढ़ करके और उन एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, ये सब चीज़ें
पता चलने वाली है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और डॉक्यूमेंटेशन से ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को पता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी चीज़ों को समझ सकें। तो अगर एक मोटा मोटा बोलें तो ये समझने के लिए ही है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए ही है, जिससे कि क्योंकि हम लोगों ने बनाया भाई, अब जो फ्रंट एंड का बंदा है वो हमारे बैक एंड में आकर के यहाँ पे आकर के घुस के तो कोड में देखेगा नहीं कि आपने कौन सा मेथड बनाया, क्या यूआरएल रखा है, रिक्वेस्ट मैपिंग में आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, गेट पोस्ट की, और वहाँ पे आपने डेटा यूआरएल में ले रखा है कि जेसन के फॉर्मेट, वो यहाँ पे घुस के तो देखेगा नहीं। ऑब्वियसली बात, हम कुछ रीडेबल फॉर्मेट में उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सके, और वही हम लोग करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्वैगर। तो स्वैगर एक टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग एपीआई डॉक्यूमेंट करेंगे, एंड स्वैगर हमें एक यूआई भी प्रोवाइड करेगा। उसकी हेल्प से हम लोग वो यूआई हम लोग अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर देंगे, क्लाइंट हमारी एपीआई को कंज्यूम कर पाएगा अच्छे से समझ करके। अब चलिए इंप्लीमेंट करते हैं स्वैगर को, एंड देखते हैं हम अपने स्प्रिंग बूट में कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्प्रिंग बूट में सब ऑटोमेटिक पक्की पकाई खीर है, आप रख सकते हो। दैट मीन सिंपल से हम डिपेंडेंसी लगाएंगे, एंड डिपेंडेंसी लगाने के बाद इनेबल हो जाएंगे ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस, सब कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, आपको चीज़ों को कस्टमाइज़ करना होगा। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे STS में, और हम थोड़ी देर के लिए अपने प्रोजेक्ट बंद करेंगे, जिससे कि हमें डिपेंडेंसी लगानी है। डिपेंडेंसी लगाने पे हमें बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करनी है, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, तो इसीलिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अब हम लोग गाइस क्या करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हम आएंगे और एक डिपेंडेंसी लगाएंगे अपने pom.xml में। तो हम यहाँ पे pom.xml हमारी, अब डिपेंडेंसी कौन सी होगी, हम लोग गूगल पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे स्प्रिंग फॉक्स बूट स्टार्टर। ठीक है, ये डिपेंडेंसी हमारी हेल्प करेगी स्वैगर 3 को लगाने के लिए। तो मैं स्वैगर 3 यूज़ करूँगा। ऑब्वियसली बात, ये जो इसका वर्जन यूज़ करूँगा वो स्वैगर 3 होगा। एंड यहाँ पे आऊँगा, जो maven repository.com ओपन होगा, ये वाली डिपेंडेंसी बेसिकली मुझे चाहिए io. जिसका ग्रुप आईडी है io.springfox, एंड आर्टिफैक्ट आईडी है springfox-boot-starter वर्जन 3.0। तो हम ये वाली डिपेंडेंसी लेंगे, एंड हम लोग अपने pom.xml में चिपका देंगे। कहाँ चिपकाएंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, हमें डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर चिपकाना है, डिपेंडेंसी के पैरेलल में। तो वैलिडेशन के नीचे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चिपका देते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेंगे एंड सेव कर देंगे। एंड हम देखेंगे तो बिल्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, बिल्डिंग कंप्लीट हो जाते हैं, हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर करनी है तो करनी है, अदरवाइज हम लोग देखते हैं कि इसने हमें प्रोवाइड क्या किया है, कैसे और कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक अपने कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग इनेबल कर देते हैं अपनी वेब MVC को। तो हम यहाँ एनोटेशन यूज़ कर लेंगे, इनेबल वेब MVC, ये वाला नोटेशन यूज़ कर लेंगे हम अपनी इनेबल करने के लिए वेब MVC कॉन्फ़िगरेशंस को। उसके बाद हम एक URL अलाउ करेंगे अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी से, वो भी स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग से ही होगा। ठीक है, हम अलाउ करेंगे URL को, एक URL चाहिए। ठीक है, देखिएगा कौन सा, हम लिखेंगे आंट मैचर, और हम URL जो अलाउ करेंगे दैट इज़ v3 वर्जन 3 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड URL होगा API-docs, एंड हम इसको कर देंगे परमिट। तो हम इसको स्ट्रिंग है तो हम .permitall, ठीक है, एंड दैट्स इट। हम इस वाले URL को अलाउ कर दिए, परमिट कर दिए हैं अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी। दैट मीन्स हम इसको सिक्योर नहीं करना चाह रहे हैं, और हम अपने एप्लीकेशन को रन कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, बस एक सेकंड इसको स्टॉप करते हैं और हम अपने मेन एप्लीकेशन को रन करते हैं। राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम इस URL को यूज़ कर पाएंगे, और इस URL में हमें सारे डॉक्स मिल जाएंगे एज अ जेसन। और हमने अभी तक कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, सिर्फ ऐड किया और स्प्रिंग इनेबल वेब MVC किया, और ये वाला URL अलाउ किया। अब चलिए इसको एक्सेस करते हैं। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना यहाँ पे पोस्टमैन, एंड यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक नया रिक्वेस्ट। ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट, एंड इसका नाम दे देते हैं स्वैगर API टेस्ट। ठीक है, एंड URL डाल देते हैं अपना, जो कि है v3/API-docs। ठीक है, एंड गेट मैपिंग एंड सेंड पे क्लिक करेंगे। सो आप देखोगे आपको बहुत सारी APIs यहाँ पे मिल जाएंगी, एंड इन APIs में आपने जो APIs बनाई है उनकी पूरी क्या है, डिटेल कह सकते हो। जैसे आपके API का टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज ये है, कॉन्टैक्ट ये है,
लाइसेंसिंग ये है, एंड सर्वर का URL ये है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, टैग्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ये अभी हमारे लिए नहीं है। अगर हम इसका अपना अलग से बनाना चाहें फ्रंट एंड, तो हम इन APIs को यूज़ करके बना सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा बनाया डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जो Swagger प्रोवाइड करता है, एंड Swagger प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म Swagger API। तो उसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस कह सकते हो कि करने पड़ेंगे। चेंजेस कैसे करने पड़ेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, URL अलाउ किया है। सो आप देखो कौन सा URL अलाउ किया हम लोगों ने इसको। भैया पहले हम लोग अपने फॉर्मेट में कर लेते हैं जिससे हमें चीज़ें समझ में आए, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे अलाउ कर रखा है ये वाला URL v3-API doc, पक्का, गुड, एंड हाँ ये वाला URL। तो हमें कुछ और URLs अलाउ करने पड़ेंगे Swagger UI को यूज़ करने के लिए। अब वो कौन से URL हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग आते हैं इस क्लास में, एंड यहाँ पे हम लोग एक एरे बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल, एंड यहाँ पे हम पब्लिक अंडरस्कोर URLs, ये एरे होगी एक जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं, एंड इस एरे में सारे URLs डाल देंगे, ठीक है। एंड फिर हम ये एरे ही यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, अलग अलग रखने से बढ़िया। देखो मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ ये चीज़ भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे इस एरे में, एज सिंपल एज दैट, एंड ये चीज़ भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, गुड। एंड देन हम लोग ये दोनों हटा के, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दोनों हटा के, एंड यहाँ पे हम लोग डॉट आंट मैचर, एंड आंट मैचर में हम लोग पब्लिक URL डाल देंगे, एंड देन हम लोग परमिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हम जितने भी URLs यहाँ रखेंगे वो सारे पब्लिक हो जाएंगे, एंड इवन आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये हमारा वर्क कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग को URL कौन कौन से हैं जो अलाउ करने हैं, इंपॉर्टेंट URL हैं। अब भाई देखते हैं कौन कौन से URLs हैं। तो हम यहाँ पे वापस आएंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास जो 2 URL हैं उसी के नीचे हम कुछ और URLs को ऐड करेंगे कॉमा लगा के। सबसे पहला हम यहाँ पे ऐड करेंगे दैट इज /Swagger resources, Swagger_resources, ठीक है, याद रखिएगा, स्पेलिंग बस आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे Swagger UI /Swagger-UI, एंड देन डैश के बाद सारे इसके URL पैटर्न्स, मतलब सब चीज़ अलाउ कर देंगे Swagger UI के बाद वाली चीज़। एंड हमें वेब जार्स को भी अलाउ करना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वेब जार्स को भी हम अलाउ कर देंगे। इसके बाद सब कुछ, वेब जार्स के बाद सब कुछ। एंड हम क्या करेंगे, ये API v3 की जगह v2 को यूज़ करेगा Swagger UI, तो हम यहाँ पे v3 के साथ साथ v2 API docs को भी अलाउ कर देंगे। ये हम कुछ URLs, इसमें से कौन कौन से URLs हैं आप देखो। सबसे पहला ये तो हम लोग का जो हम लोग का ऑथ वाला URLs था वो उसको, और ये इंपॉर्टेंट है, v3 API docs को JSON में एक्सेस करने के लिए v2 यूज़ करेगा Swagger UI, एंड साथ ही साथ में Swagger UI के बाद का सारी चीज़ें अलाउ करनी है, Swagger resources के बाद की सारी चीज़ें अलाउ करनी है, एंड वेब जार्स के बाद की सारी चीज़ें अलाउ करनी है। बस इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग अपना JSON वाला डॉक्यूमेंटेशन तो यूज़ ही कर पाएंगे, साथ ही साथ में हम लोग अगर हम आ जाएँ अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हम लोग अपना URL टाइप करें अपने प्रोजेक्ट का https://localhost:9090 एंड देन /swagger-index.html एंटर कर दें। सो आप देखोगे आपको यहाँ पे API डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट Swagger UI आपको सारी चीज़ दे देगा, इवन जितने भी आपने ऑथ कंट्रोलर्स बना रखे हैं, आपने लॉगिन रजिस्टर के 2 APIs बना रखे हैं, इवन सब कुछ ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड आप यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोलर हम लोगों ने बना रखे थे, कैटेगरी में सारी चीज़ें हम लोगों ने बना रखी हैं, कमेंट कंट्रोलर में सब कुछ बना रखा है, पोस्ट कंट्रोलर में इतनी सारी APIs बना रखी हैं, यूज़र कंट्रोलर में इतनी सारी APIs बना रखी हैं, इवन स्कीमा भी ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो आप देखो कितनी सारी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अब ये यहाँ से आप ट्राई आउट भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सारी गेट APIs अलाउ कर रखी हैं, तो सपोज वी वांट टू गेट ऑल द कैटेगरीज, तो हम यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे कैटेगरीज मिल रही हैं, एंड ये एक एरे है जिसमें 2 कैटेगरीज हमें मिल रही हैं। इवन आप
क्रिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि हम लोगों ने पोस्ट की एपीआई अलाउ नहीं कर रखी, गेट की एपीआई अलाउ कर रखी है, ठीक है, सारी गेट की एपीआईज अलाउ कर रखी हैं। जैसे कमेंट्स, किसी पोस्ट के कमेंट्स को हम निकाल सकते हैं, इवन हम लोग इमेज भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड मीन्स गेट की एपीआई सारी हम सारे यूज़र्स को निकाल सकते हैं। आप देखो यहाँ पे ट्राई इट आउट, अगर हम यूज़ करें तो एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास देखो सारे यूज़र्स यहाँ पे हैं, पासवर्ड इवन हैज़ में आ रहा है, कोई इशूज़ नहीं, ठीक है। इवन हमारे यूज़र्स के रोल्स भी आ रहे हैं। तो ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन हमारा मिल गया है प्रोजेक्ट में, तो हम ये URL प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड वाले बंदे को कि भैया ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन, आप इसको देख करके यूज़ कर लो। एंड इसमें सब कुछ दिया गया है कि आपको बॉडी रिक्वेस्ट में क्या भेजना है, आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, आपको URL में कुछ भेजना है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल URL वाला देखते हैं, URL में जैसे कमेंट आईडी भेजनी, तो यहाँ पे एक बॉक्स है, अगर आप ट्राई आउट करोगे तो आप कमेंट आईडी में लिख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन अपने आप हो जाएगी। लेकिन इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज हमें ये कस्टमाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइज़ करके भेजनी है। तो ये टाइटल है बेसिकली, डिस्क्रिप्शन है, ये सब चीज़ कस्टमाइज़ करनी है। तो हम लोग कस्टमाइज़ करने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि हम कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाएंगे, उस क्लास में हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को ये चीज़ कस्टमाइज़ करनी है तो हम एक क्लास बना लेंगे, अपने कॉन्फ़िग में राइट क्लिक करेंगे, न्यू, एंड दैट इज़ ए क्लास ना, हम नाम देंगे इसका स्वैगर कॉन्फ़िग, स्वैगर कॉन्फ़िग। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसके अंदर हम सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन एंड बीन, जो भी बीन होगी हम लोग वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब देखो स्वैगर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है या करना होता है वो एक डॉकेट क्लास की हेल्प से होता है। तो हम लोग यहाँ पे डॉकेट क्लास को एज अ बीन रिटर्न करेंगे एक मेथड से, ठीक है। देखिए कैसे, हम लोग एक मेथड बना लेंगे पब्लिक, एंड ये डॉकेट क्लास को रिटर्न कर रहा होगा, डॉकेट जो कि आ रहा है, अब देखो यहाँ पे springfox.documentation.spring.docket, ये रहा spring.web.plugins.docket, यहाँ से आ रहा है, ये उसका पूरा पैकेज है, ठीक है। एंड इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सपोज एपीआई नाम दे दो, ठीक है। एंड यहाँ से हमें डॉकेट रिटर्न करना है, डॉकेट रिटर्न करना, लेकिन अभी बहुत सारा खेला है। जब हम डॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पास करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रिटर्न करते हैं रिटर्न न्यू डॉकेट, हम डॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ पास करनी है, डॉक्यूमेंटेशन टाइप वगैरह पास करना है, इवन आपको हाँ डॉक्यूमेंटेशन टाइप पास करना है। तो हम कहेंगे जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन टाइप है डॉक्यूमेंटेशन डॉट स्वैगर 2 कर देते हैं, ठीक है, स्वैगर 2, यहाँ पे स्वैगर 3 नहीं था तो इंटरनली डॉकेट स्वैगर 2 को यूज़ करेगा। आप OAS_30 भी यूज़ कर सकते थे। एंड देन हम लोग लगाएंगे यहाँ डॉट, एंड डॉट के बाद हम यूज़ करेंगे API इन्फो। हम API इन्फो में यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से, ठीक है। सपोज ये इन्फॉर्मेशन आ रही, फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन आ रही गेट इन्फो से, बस मैंने ये मेथड बना दिया। अभी इस मेथड को हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इस मेथड से आ रही है। अभी इसको बनाएंगे हम लोग, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, देन हम लोग यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, ओके, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, तो डॉट सेलेक्ट। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, गेट इन्फो वाला मेथड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं गेट इन्फो मेथड, ठीक है, जो कि API इन्फो रिटर्न कर रहा है। एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे अपना API इन्फो, ठीक है। यही मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ। अगर अब हम कॉल करें यहाँ सेलेक्ट तो कॉल हो जाएगा, पता नहीं पहले क्यों नहीं कॉल रहा था, ठीक है। तो अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे, पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं डॉट सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे APIs URLs यहाँ पे हम देंगे, और हम सारे URLs दे देंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट हैंडलर सेलेक्टर डॉट एनी, रिक्वेस्ट हैंडलर सेलेक्टर्स डॉट एनी, मैं सब चीज़ दे रहा हूँ, एनी मतलब सब कुछ दे रहा हूँ। फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पाथ्स, सारे पाथ्स। तो अगर आपको पर्टिकुलरली किसी पाथ का देना है तो वो सब कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ मैं पाथ, एंड पाथ में भी मैं एनी दे दूंगा, एंड दैट इज पाथ सेलेक्टर डॉट एनी। तो मैंने दोनों में एनी दे दिया, ठीक है, APIs में भी और पाथ्स में भी एनी दे दिया। एंड देन हम बिल्डर यूज़ कर लेंगे फॉर बिल्डिंग डॉकेट। तो हमारा यहाँ पे डॉकेट बिल्ड हो गया। तो आपको ये चीज़ यूज़ करनी है, आपको न्यू डॉकेट क्लास में सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, देन API इन्फो कॉल करनी है। API इन्फो में आपको अपनी सारी API इन्फॉर्मेशन दे देनी है, देन सेलेक्ट यूज़ करना है, एंड देन APIs में APIs प्रोवाइड करनी, बट मैंने यहाँ पे सारी APIs प्रोवाइड कर दी, एनी सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। एंड देन मैंने यहाँ पे पाथ्स में सारे सेलेक्टर्स डॉट एनी पाथ प्रोवाइड कर दिया, देन बिल्ड कर दिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट बिल्ड हो जाएगा।
अब यहाँ पे API इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे API इन्फो की, एंड इसके अंदर आप देखो बहुत सारी चीज़ें पास करनी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वर्जन, टर्म्स ऑफ सर्विस URL, कॉन्टैक्ट, एंड देन लाइसेंस एंड लाइसेंस URL, ये सब चीज़ प्रोवाइड करना है, तो हम बारी बारी से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे टाइटल, तो हम यहाँ पे दे देंगे बैक एंड कोर्स, एंड उससे पहले हम देंगे ब्लॉगिंग एप्लीकेशन बैक एंड कोर्स। ठीक है, बैक एंड कोर्स, एंड बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड लिख देते हैं स्ट्रिंग में दिस प्रोजेक्ट इज developed by Learn Code with Durgesh, एंड देन उसके बाद हम लोग वर्जन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ अ स्ट्रिंग, तो हम देंगे सपोज 1.0 है 1.0, एंड देन उसके बाद हम लोग प्रोवाइड करेंगे टर्म्स ऑफ सर्विस, तो हम यहाँ बस ऐसे लिख देते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस, आप अपने हिसाब से टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर दिए, एंड देन उसके बाद हमें देना है कॉन्टैक्ट, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कॉन्टैक्ट, एंड हम यहाँ पे देंगे कॉन्टैक्ट में सबसे पहले नाम दे देंगे, तो हम दे देंगे दुर्गेश, एंड देन हम यहाँ पे ईमेल आईडी दे देंगे, एंड दैट इज लर्न कोड विद durgesh@gmail.com, एंड देन हम लोग कॉन्टैक्ट में ओके, सो ये हमारी बेसिकली वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे वेबसाइट ईमेल आईडी बात ये वाली है ईमेल आईडी, तो हम ये वाली ईमेल आईडी रखेंगे, एंड वेबसाइट दे देंगे यहाँ पे https://learncodeWithDurgesh.com, डन। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, और हमें दो चीज़ें और पास करनी है, दो क्या तीन चीज़ें पास करनी है, दैट इज़ लाइसेंस ऑफ API, तो हम यहाँ पे दे देंगे लाइसेंस ऑफ API स्ट्रिंग में, कुछ भी लाइसेंस वगैरह है या URL है, लाइसेंस हम दे देंगे, तो मैं देंगे लाइसेंस ऑफ APIs, एंड देन हम लोग यहाँ दे देंगे API लाइसेंस URL है, अपने API लाइसेंस का URL, जो भी URL है आप दे दीजिए, LICENC URL, जो URL दे दीजिए, एंड देन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे कलेक्शन एक प्रोवाइड करना है, तो हम यहाँ पे collections डॉट empty लिस्ट, खाली लिस्ट दे देंगे। ठीक है, सो हमारा ये वाला बन गया ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है ये API इन्फॉर्मेशन, उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर है बस, एंड लास्ट वाला जो लिस्ट था वो बेसिकली वेंडर एक्सटेंशन है बस। अब ये डॉकेट क्लास इस वाली API इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज़ कर लेगी फॉर दीज APIs एंड पाथ्स। सो इतना काम करने के बाद हम अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे, और आप देखोगे कमाल की चीज़, जो भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस की है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई मतलब चल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस डॉकेट। फॉर दैट एक चीज़ मैंने यहाँ मिस कर दिया, इसको हम बना देंगे एज अ बीन, जिससे फ़ायदा ये होगा कि ये बीन ऑटो इंजेक्ट हो जाएगी कहीं भी अगर स्प्रिंग बूट को ज़रूरत होगी, और ऑब्वियसली बस ज़रूरत होगी क्योंकि इसी का क्या यूज़ कर रहा है, इसी का स्प्रिंग बूट यूज़ तो कर रहा है काम करने के लिए। ठीक है, सो हम लोग ठीक है एंड चलते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन रीरन हो जाए, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे एंड इसको रीरन करते हैं, लेट्स सी। सो आप देखोगे हमारा परफेक्टली सारे कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं। आप देखो यहाँ ब्लॉगिंग ऐप एप्लीकेशन आ गया, बैकएंड कोर्स आ गया, एंड आप देखो यहाँ पे बेस URL हमारा लिखा है, दिस प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाय लर्न कोड विद दुर्गेश एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। इवन वेबसाइट पे हमारी यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, इवन सेंड ईमेल टू दुर्गेश, लाइसेंस एंड सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे पोस्ट वाले URLs को नहीं यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट वाले URLs को नहीं यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पब्लिकली अलाउ कर रखे हैं उन्हीं URLs को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारे हमारे क्या है भाई, हमारे DTOs वगैरह हैं, जो स्कीमाज हैं हम लोगों ने यूज़ किया है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के एंड रिटर्न करने के लिए। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है स्वैगर UI, इसको यूज़ कर सकते हो और अपने API की डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो फ्रंट एंड को। और इस वीडियो में हम लोग अपने स्वैगर UI में स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करेंगे फॉर कॉन्फ़िगरिंग आवर
JWT टोकन, हम डायरेक्टली वहाँ से अपने JWT टोकन को दे पाएँ और हमारा बंदा वहाँ से लॉगिन हो पाए। कहाँ से लॉगिन हो पाए? यहाँ से, स्वैगर से। अभी हम यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। जो हमारी प्राइवेट APIs हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट की API है, पोस्ट को क्रिएट करना, तो हम पोस्ट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप इसी UI के थ्रू आप टोकन को नहीं प्रोवाइड करा सकते हो। मतलब जो इस UI को यूज़ कर रहा होगा आपका डेवलपर, फ्रंट एंड का डेवलपर, या फिर जो भी इसको यूज़ कर रहा होगा, उसके पास यहाँ पे टोकन को पास करने का तरीका नहीं होगा। तो हम लोग इस वीडियो में चलते हैं और अपने स्वैगर में स्प्रिंग सिक्योरिटी के JWT टोकन को कॉन्फ़िगर करते हैं। देखते हैं, बहुत ही बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। और अभी तक गाइज आपने यहाँ पे एक्सेस नहीं किया है वाला कोर्स, तो आप जरूर से जाके एक्सेस कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कह सकते हो बढ़िया प्रोजेक्ट है। अगर आप इसको करोगे तो आप APIs बनाना सीख जाओगे, बैकएंड सीख जाओगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक्सेस करना है और इस प्लेलिस्ट के लिंक अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर लेते हैं मेरे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में हम अपना सबसे पहले हम अभी थोड़ी देर के लिए अपने प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। एंड हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। एंड मैं चीज़ों को आप अच्छे से समझा पाऊंगा जब आप चीज़ों को सुनोगे। सबसे पहले क्योंकि हमें स्वैगर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हम स्वैगर config.java फाइल ओपन कर लेंगे। स्वैगर कॉन्फ़िग ये रही फाइल। तो ये वाली हमारी फाइल है। यहाँ पे हम सारे स्वैगर की कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं और ये डॉकेट क्लास है। इसी क्लास की हेल्प से हम लोग स्वैगर की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। अब स्वैगर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल देखो, हमें डॉकेट क्लास ही सारी चीज़ बता रहा है। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे कि सर आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे एक सिंपल स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन है ये। यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि अगर आप स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे हो तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन समझ जाओगे। ये डॉकेट जो क्लास है उसी को हम लोग एज अ बीन बना रहे हैं। डॉकेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और डॉकेट का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ पास करनी पड़ेगी। आप देखो API इन्फो पास कर रहे हो, एंड API इन्फो के लिए आपने यहाँ पे गेट API इन्फो मैथड बना रखा है। बस दो ही चीज़ कर रखा है। उसके बाद सेलेक्ट वगैरह कर रहे हो, एंड देन आप APIs बता रहे हो जिसमें आप पाथ्स वगैरह बता रहे हो, एंड लास्टली आप इसको बिल्ड कर दे रहे हो। दैट्स इट। अब आपको अगर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करनी है तो आप देखो यहाँ पे आपको यहाँ दो चीज़ और बतानी है। सबसे पहला चीज़ बताना है आपको सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट्स, और आपको एक लिस्ट पास करनी है। ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी, हमें एक मेथड से मिलेगी। हम लोग वो मेथड बनाएंगे। एंड एक चीज़ और आपको पास करनी है API की, एंड दैट इज सिक्योरिटी स्कीम्स। एक बार हम लोग देखते हैं, हमारे पास सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, गुड। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ और पास करनी पड़ेगी, दैट इज़ अ सिक्योरिटी स्कीम्स। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा। अब ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी। अब वो लिस्ट बनाने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे API की, बेसिकली यहाँ पे हमें API की पास करनी दूसरे, तो हम एक मेथड बनाएंगे जो रिटर्न करेगा API की। एंड उसके लिए उससे पहले भी हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, दैट इज और पब्लिक स्टैटिक फाइनल एंड स्ट्रिंग, एंड इसका नाम रख देते हैं ऑथराइजेशन हेडर। तो हम रख देंगे इसका नाम ऑथराइजेशन हेडर। तो ये बेसिकली हमारे ऑथराइजेशन हेडर का नाम होगा, एंड दैट इज ऑथराइजेशन। परफेक्ट है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने ये कर लिया भाई। ये इसलिए किया है कि जिससे हमें जब कभी भी ज़रूरत पड़े इस ऑथराइजेशन हेडर की, तो हम लोग इस हेडर को यूज़ कर सकें। तो गाइस बेसिकली हम इसको बनाएंगे अपने क्लास के अंदर। यही मिस्टेक हो रही थी हमारी, यहाँ पे इसको बना देंगे क्लास के अंदर। इसको हम यूज़ करेंगे जब ज़रूरत होगी। एंड हम API की को प्रोवाइड करने के लिए हम एक मैथड बनाएंगे, दैट इज़ अ पब्लिक या प्राइवेट आप बना दो, क्योंकि आपको इसी वाली क्लास में यूज़ करना है, प्राइवेट। एंड ये रिटर्न कर रहा होगा API की, एंड API की आ रही होगी springfox.documentation.service से। एंड परफेक्ट है। नाम हमारा होगा API कीज, एंड हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे न्यू API की, रिटर्न न्यू API। ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्वियसली बात हम लोग क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे API की। एंड हमें तीन चीज़ पास करनी है, हेडर, ऑथराइजेशन, मतलब तीन चीज़ पास करनी बेसिकली, नेम, की नेम एंड एज अ पास एज, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीन चीज़ पास करेंगे। सबसे पहले हम पास कर देंगे JWT, ठीक है। नेम इज बेसिकली फॉर JWT, एंड देन हम यहाँ पे ऑथराइजेशन हेडर हमारा पास होगा ये ऑथराइजेशन, एंड यहाँ पे हम लोग अगेन एज अ हेडर लिख देंगे, हेडर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया API की। अब इसी API की को जो यहाँ से रिटर्न हो रही है API की, उसको हम एज अ लिस्ट यहाँ पे पास कर देंगे। अब देखो arrays डॉट एज अ लिस्ट, और हम यहाँ पे API की को पास कर देंगे
API की, तो हमारी API की यहाँ पे आ गई। दैट मीन्स एक मेथड का तो काम हो गया हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम कैसे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कैसे पास करेंगे। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को बनाने के लिए हम लोग को मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो रिटर्न कर रहा होगा लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आप चाहे नीचे कर लीजिए चाहे ऊपर ही क्रिएट कर लीजिए, मैं ऊपर ही क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सो इसको भी हम प्राइवेट बना देंगे। प्राइवेट, ये रिटर्न कर रहा होगा लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट एंड ये आ रहा होगा स्प्रिंग फॉक्स से ही, याद रखिएगा। एंड इसका नाम देते हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ से सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कैसे रिटर्न करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम रिटर्न यूज़ करेंगे। रिटर्न एंड रिटर्न सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होगा वो बेसिकली हम कई तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के पास एक मेथड है, बस आप देखते जाओ। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जो उसके पास एक मेथड है, तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के पास मेथड है बिल्डर। हम इस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट डॉट बिल्डर यूज़ कर लेंगे एंड देन बिल्डर पे हम यहाँ पे सेट करेंगे एक चीज़ और, दैट इज सिक्योरिटी रेफरेंसेस। एंड सिक्योरिटी रेफरेंसेस हमें रिटर्न कर देगा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बट कुछ चीज़ और आपको ध्यान देनी है। ठीक है, साथ ही साथ में हम बिल्डर कॉल करके सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिल्डर बेसिकली इसको बिल्ड ऐसे करेंगे, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट डॉट बिल्डर एंड देन हम सिक्योरिटी रेफरेंसेस एंड देन हम फिर बिल्ड यूज़ करेंगे। बट हमें एक काम करना होगा भाई, हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना होगा। ओके, हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक इस बिल्डर का एक बार हम लोग रिटर्न टाइप देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, परफेक्ट है। हमें यहाँ पे अपना रेफरेंसेस भी तो बिल्ड करने होंगे, तो हम एक मेथड और बना लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट एंड दैट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी रेफरेंसेस या सिक्योरिटी रेफरेंस। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं API या सिक्योरिटी रेफरेंसेस दे देते हैं, परफेक्ट है। ठीक है, एंड ये वाला जो सिक्योरिटी रेफरेंस वाला मेथड हम यहाँ पास कर देंगे तो हमारे पास सिक्योरिटी रेफरेंस आ जाएंगे, सारे सिक्योरिटी रेफरेंस आ जाएंगे, बस हमें ऐसे रिटर्न करना होगा। एक चीज़ अभी हम और यूज़ करेंगे, दिक्कत इस वाले मेथड में ये हो रही है कि हमें यहाँ पे लिस्ट रिटर्न करना है बट वी आर रिटर्निंग अ सिंगल कॉन्टेक्स्ट, तो हम इसको एज अ लिस्ट भी पास कर सकते हैं। देखो कैसे, ठीक है, बाद में हम इस वाले मेथड को कंप्लीट करते हैं, पहले हम इसको रिटर्न कर देते हैं एज अ लिस्ट। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं arrays डॉट एज अ लिस्ट एंड देन इसके अंदर हम पास कर देते हैं अपना, परफेक्ट। ठीक है, सो हमारा जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है उसमें एक ही आइटम है एंड वो एज अ लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम नीचे वाले मेथड से, दैट इज सिक्योरिटी रेफरेंसेस या सिक्योरिटी रेफरेंसेस SF, जो भी मेथड आपका है, मैंने शॉर्टकट ऐसा लिख दिया है, ऐसा रैंडमली नाम आ गया, तो यहाँ से हमें बेसिकली रिटर्न करना है सिक्योरिटी रेफरेंसेस। सो हाउ वी विल रिटर्न सिक्योरिटी रेफरेंसेस, तो हम रिटर्न एंड हम यहाँ से लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी रेफरेंसेस रिटर्न करने हैं, तो एग्जैक्टली वही काम करेंगे यार। देखो क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले एरेज एज अ लिस्ट कॉल करके करेंगे एंड देन हम यहाँ पे बनाएंगे सिक्योरिटी रेफरेंसेस, सिक्योरिटी रेफरेंस। ठीक है, और हमें दो चीज़ यहाँ पे पास करनी है यार, क्या क्या, सबसे पहला रेफरेंस एंड स्कोप का एक एरे। ठीक है, सो हम वी विल पास रेफरेंस एज अ स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे स्कोप एंड हम देन एक एरे पास करनी है स्कोप्स। अभी ये एरे कहाँ से बनेगी मैं बताऊँगा। ठीक है, स्कोप्स, ठीक है, परफेक्ट है। अभी ये एरे कहाँ बनेगी, सिक्योरिटी रेफरेंस स्कोप्स। ठीक है, सो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सिक्योरिटी रेफरेंस स्कोप करके, ठीक है, या ऑथराइजेशन स्कोप करके, ऑथराइजेशन स्कोप एंड ऑथराइजेशन स्कोप्स ले लो या स्कोप ले लो क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एंड न्यू ऑथराइजेशन स्कोप। ठीक है, एनॉनिमस क्लास है, दैट मीन्स वी हैव टू यूज अनदर कंस्ट्रक्टर और anything else to create the object of this class। ठीक है, so security references equal to new security references को बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे array यूज़ कर लिया as a list, arrays dot as a list, and then we have created a new security reference to add this security reference in list, but we have to pass array of authorization scope, so we will use authorization scope। let's try it out, हम इसको try करते हैं, authorization scope, authorization scope
एंड ओके, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन स्कोप में नीचे वाला अगर हम ऑथराइजेशन स्कोप यूज़ करें स्प्रिंग फॉक्स डॉट डॉक्यूमेंटेशन, तो ये एनोनिमस क्लास नहीं है। अगर आप io.swagger.annotations का ऑथराइजेशन स्कोप यूज़ करेंगे तो वो एनोनिमस क्लास है, ठीक है, बट हमारी एनोनिमस क्लास है, ठीक है, एनोनिमस क्लास, बट हम नीचे वाला यूज़ करेंगे स्प्रिंग फॉक्स का। आप भी ध्यान से स्प्रिंग फॉक्स का यूज़ करिएगा। स्प्रिंग फॉक्स डॉट डॉक्यूमेंटेशन वाले से जो ऑथराइजेशन स्कोप आ रहा होगा, इसमें दो चीज़ पास करनी है आपको, स्कोप एंड डिस्क्रिप्शन। तो स्कोप में हम यहाँ पास कर देते हैं दैट इज़ अ ग्लोबल एंड स्कोप में एक्सेस एवरीथिंग पास कर देते हैं, एक्सेस एवरीथिंग, ठीक है। सो हम यहाँ पे पास कर देते हैं एक्सेस एवरीथिंग। तो अभी मैं आपको एक बार और ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है, और आपको एक बार चीज़ों को समझा दूंगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे सेमी कोलन से हम चीज़ों को एंड कर देते हैं। सो आई थिंक ओके, सो हम यहाँ पे जो ऑथराइजेशन स्कोप है इसको सबसे पहले हटा देते हैं, ओके, एंड देन वी विल यूज़ द ऑथराइजेशन स्कोप सो दैट इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। एंड ऑथराइजेशन स्कोप स्पेलिंग शायद सही है, स्पेलिंग तो सही लिखी है, बट वी विल हैव टू इम्पोर्ट द ऑथराइजेशन, ओके, फ्रॉम स्प्रिंग फॉक्स डॉट डॉक्यूमेंटेशन डॉट सर्विस, ओके। सो अब देखो यहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन स्कोप आ चुका है, बट एक्चुअली दिक्कत ये है कि ऑथराइजेशन स्कोप यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है। सो दिस इज अ सिंगल वेरिएबल बट वी हैव टू पास एरे। तो हम इसको एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी कैन यूज अ एनोनिमस एरे, ठीक है, एनोनिमस एरे फॉर ऑथराइजेशन स्कोप, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे हम लोग? न्यू लिखते थे, देन हम, ठीक है, सो हम फिर एरे वाला सिंपल एंड देन वी विल पास हियर द स्कोप वेरिएबल। सो दिस इज अ बेसिकली anonymous array we are returning from here by putting scope at 0th पोजीशन। तो हम लोगों ने ये स्कोप उसको 0th पोजीशन पे रख दिया। तो अब हमारा ये दोनों मेथड कंप्लीट हो गया। हम बेसिकली यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। कैसे हम लोगों ने लिस्ट बनाया? एरेज एज अ लिस्ट, एंड देन हम लोगों ने यूज़ किया सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करने के लिए सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बिल्डर, एंड देन सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बिल्डर के अंदर हम लोगों ने रेफरेंसेस को सेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया सिक्योरिटी रेफरेंसेस नाम का मेथड, एंड उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मेथड कॉल कर लिया SF इज रिटर्निंग बेसिकली अ लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी रेफरेंसेस। तो हम यहाँ पे इसको एज अ मेथड यूज़ करेंगे सो दैट हमारा ये मेथड कॉल हो जाए एंड हमारे सारे सिक्योरिटी रेफरेंसेस यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पे आ जाए, एंड देन फाइनली वी आर कॉलिंग बिल्ड। जब हमारा यहाँ से सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाएगा सो वो हमारे लिस्ट में ऐड हो जाएगा और वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। सो दिस मेथड वी आर गोइंग टू यूज फॉर द डॉकेट। हम डॉकेट में यहाँ पे ये वाला मेथड यूज करेंगे दैट इज अ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। हम लोग यहाँ पे ये वाला मेथड कॉल करेंगे फॉर सेटिंग द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट यहाँ इसके अंदर, ठीक है। सो हम सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट वाला मेथड यहाँ कॉल कर लेंगे सो दैट हमारे पास जितने कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगर्ड है या लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो सारे यहाँ पे आ जाए। अब ये पूरा कोड आपको स्प्रिंग उसमें स्वैगर वाले डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, बट अगर आप चीज़ों को समझोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली जब भी आपको JWT स्वैगर UI में कॉन्फ़िगर करना है तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, दो मेथड्स। जब भी आप डॉकेट वाली क्लास को कॉन्फ़िगर कर रहे हो एज अ बीन तो आपने सारी चीज़ सेट कर दी, बट आपको API इन्फो भी सेट कर दिया, बट आपको ये वाला मेथड सेट करना है, यूज़ करना है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट मेथड अलग से बनाना सो दैट इट कैन रिटर्न्स लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो हमारे सारे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट यहाँ से आ जाएंगे। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाएंगे आप ऊपर देख लीजिए, ये देखिए लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट हमारा बेसिकली रिटर्न कर रहा है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट नाम का मेथड। वो हमें लिस्ट बना के दे रहा है किसका? सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। एंड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने सिक्योरिटी रेफरेंसेस रख रखा है, और वो रेफरेंसेस हम लोगों ने अलग से एक मेथड बनाया है जो कि हमें रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ से ये कॉल हो रहा है एंड यहाँ से ये कॉल होगा, एंड फाइनली जो रिजल्ट है हमारा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट यहाँ से सारे लिस्ट बन के आ जाएगी एंड वो हमारे डॉकेट वाले क्लास में कॉन्फ़िगर हो जाएगी। एंड फाइनली टू कॉन्फ़िगर द की वी विल यूज या वी आर यूजिंग सिक्योरिटी स्कीम्स मैथड, जिसके अंदर हम एरेज एज अ लिस्ट API कीज, तो जो भी कीज API की के जो भी ऑब्जेक्ट है उनको हम लोग लिस्ट बना के इसको पास कर दे रहे हैं। सो फाइनली ये हमारा एज अ की भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे API कीज नाम से एक मेथड है जो रिटर्न कर रहा है API की, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट JWT एंड आवर हेडर इज ऑथराइजेशन एंड दिस इज अ हेडर। टेस्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ करेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब सिक्योरिटी रेफरेंस को रिटर्न कर रहे थे एज अ लिस्ट, तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो स्कोप को ना लिख करके हम यहाँ पे JWT यूज़ करेंगे, ओके भाई लोग। तो यहाँ हम JWT यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी API की में जो
API की में आप देख सकते हो ये बेसिकली है क्या, ये हमारा नेम है एंड ये की नेम है और ये पास एज अ हेडर है कि हम इसको एज अ हेडर पास करेंगे। और की नेम का मतलब जब टोकन से पहले जो हेडर में एज ऑथराइजेशन होता है वो है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ कर लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग डेटाबेस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। डेटाबेस में अगर आप देखो तो हमारे पास यूज़र्स हैं एंड यूज़र के कुछ रोल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए रोल्स हैं एंड रोल्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने 2 को 501 बना दिया। दैट मीन्स दूसरे यूज़र को अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मतलब मैंने इसको किया था एज अ एडमिन भी बना दिया था, क्योंकि हम यहाँ पे एडमिन फंक्शनैलिटी को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो लेकिन यहाँ पे यूज़र्स हम लोग से गड़बड़ हो गया। एडमिन अंडरस्कोर यूज़र्स है, नॉर्मल अंडरस्कोर यूज़र है, जो कि हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे अपने यहाँ से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यार, देखो नाम में एडमिन अंडरस्कोर यूज़र की जगह हम लोग रोल अंडरस्कोर यूज़र कर देंगे भाई लोग, ठीक है। यूज़र, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एडमिन रोल अंडरस्कोर एडमिन एंड एडमिन एंड नॉर्मल यूज़र को भी सेव करेंगे एज अ रोल अंडरस्कोर 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 दैट इज़ अ नॉर्मल। तो हमारा नॉर्मल ऐसा ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। रोल अंडरस्कोर एडमिन एंड रोल अंडरस्कोर नॉर्मल। बाकी चीज़ अगर इस तरीके से नहीं सेव होगी तो गलत हो जाएगा। चीज़ याद रखेगा, हम रोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ वैसा आना चाहिए जैसा हम लोग चाहते हैं। तो इसको अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग चाहे इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, जो रोल असाइन किए हम लोगों ने, इसको हम लोग दे देते हैं हटा एंड कर देते हैं सेव, ठीक है। एंड साथ ही साथ में हम रोल्स के अंदर भी ये जो दोनों रोल्स हैं उसको हम कर देते हैं डिलीट। जिससे क्या होगा, जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो अपने आप से रोल्स यहाँ पे आ जाएंगे एंड हमारे करेक्ट वाले रोल्स आ जाएंगे। तो जब हम लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी की वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे सही किया था। ये गलत तब कब हुआ है, यहाँ से गलत हुआ जब हम लोगों ने दोबारा मेन मेथड से इंसर्ट करने की कोशिश की है। मतलब रोल को मैनेज कैसे करेंगे, रोल को असाइन कैसे करेंगे यूज़र को, ठीक है। सो अभी हम लोग अगर रोल को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो रोल अंडरस्कोर एडमिन रोल अंडरस्कोर नॉर्मल आ गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 2 को बना देते हैं, दूसरे वाले यूज़र को बना देते हैं 501। तो आई थिंक ये गड़बड़ हुई थी जब हम लोगों ने अपना बनाया था रजिस्ट्रेशन, यूज़र का रजिस्ट्रेशन बनाया था। दूसरे यूज़र को मैंने बनाया 501 एंड रोल हमारा है 501 एडमिन, दैट इज एडमिन, जो कि यूज़र को डिलीट वगैरह कर पाएगा। मतलब एडमिन उन सारे रोल्स को APIs को एक्सेस कर पाएगा जो एडमिन के लिए हैं, जिन मेथड्स में हम लोगों ने प्री ऑथराइज में हैज़ रोल एडमिन लगा रखा है, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको बैठा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने मेन स्प्रिंग सिक्योरिटी वाले स्वैगर UI के एप्लीकेशन पे। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ ऑथराइज एक बहुत बढ़िया बटन आ चुकी है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ हम टोकन पास कर सकते हैं एंड टोकन हम जनरेट कर सकते हैं ऑथ कंट्रोलर से। तो हम लॉगिन करते हैं, उसी 2 वाले यूज़र से लॉगिन करेंगे। लेट्स ट्राई इट आउट। तो हम यहाँ पे डाल देंगे पासवर्ड XYZ एंड जॉन का john@dev.in डाल देते हैं एंड देन हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे टोकन आ चुका है। इस टोकन को कॉपी करेंगे एंड लेट्स पुट द टोकन इनसाइड योर ऑथराइज बॉक्स एंड ऑथराइज कर देंगे। सो आप देखोगे परफेक्ट है, हमारे पास ऑथराइजेशन हो चुका है, यहाँ स्टार आ चुका है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे जो ताले लगे हैं वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। अब हम किसी भी, ये देखिए, इन सबको यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑथराइज थे, मतलब जिनके लिए लॉगिन चाहिए होता है सबको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम लोग एक यूज़र डिलीट करते हैं, डिलीट वाले API को भी तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हम डिलीट करने जा रहे हैं 9th वाला यूज़र, जो कि हमारे डेटाबेस में है 9th वाला यूज़र। ये रहा 9th वाला डिलीट करने जा रहे हैं, दैट इज़ पंकज। तो हम 9th डाल देंगे एंड एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, अनऑथराइज एक्सेस इज डिनाइड, एक्सेस डिनाइड आ रहा है। लेट्स चेक इट, हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों ने बेयर पुट नहीं किया टोकन में। ओके, सो लेट्स सी आई थिंक हो सकता है, हाँ हम लोग ने बेयरर नहीं पुट किया। सो वी हैव टू पुट बेयरर ऑल्सो। सो आई फॉरगॉट, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बेयरर यूज़ करेंगे, देन हम अपना टोकन यूज़ करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, ठीक है। सो लेट्स अगेन कॉपी द टोकन। दोबारा से हम टोकन को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टोकन नहीं है, हम डबल कोट्स नहीं ले रहे एंड हम इसको सेट करेंगे ऑथराइज में जाके, बेयरर में एंड देन स्पेस एंड देन अपना टोकन। ये ध्यान रखेंगे, ऑथराइज पे जाएंगे एंड एज वी गो हमारा यहाँ पे सेट हो गया एंड देन अगेन हम फिर से डिलीट करते हैं, ठीक है। सो अगेन हम डिलीट करते हैं, एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं क्या भाई। सो लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। अगेन ट्राई टू एग्जीक्यूट। सो
अभी हमारा बेयरर सही है और आप देखोगे यहाँ पे यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली एंड मैसेज ट्रू, दैट मीन्स हमारा यूज़र डिलीट हो चुका है। अगर आप देखो यहाँ पे हमारा जा चुका है, दैट मीन्स हम ऑथराइज API को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टोकन। एंड हमारा टोकन यहाँ पे देखो जा रहा है ऑथराइजेशन कोलन बेयरर, एंड बेयरर में हमारा टोकन रखा हुआ। तो अब हम यूज़र्स को बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हैं एंड वो सारी APIs यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और हमारा यूज़र फिर से डिलीट हो चुका है एंड इसको हम लोग बहुत बढ़िया चीज़ मतलब क्रिएट कर चुके हैं। इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को हम अपने फ्रंट एंड को दे सकते हैं, वो लॉगिन करके टोकन जनरेट करके वो सारी चीज़ें यहाँ से यूज़ कर सकता है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा इस वीडियो में कैसे हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी इंक्लूड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में विद इन स्वैगर API। थोड़ा सा आप इसको देखिएगा समझिएगा तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे एंड आप जितनी कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे वो सिंपल एक स्प्रिंग बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन से, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आप सारी क्लासेस के बारे में समझ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो गाइस हम लोगों ने अपने बैकएंड कोर्स में मल्टीपल चीज़ें सीख ली हैं। हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है और हमारे लेवल तक का एप्लीकेशन कंप्लीट है। आपको XYZ कुछ भी ऐड करना है तो उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं डेप्लॉयमेंट और हम लोग यूज़ करेंगे AWS क्लाउड। AWS क्लाउड का यूज़ करेंगे एंड AWS बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, तो हम लोग उन्हीं सर्विसेज को यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। अब जिसको डिप्लॉय का मतलब नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं समझा दूँ कि बेसिकली डिप्लॉय का मतलब क्या होता है। अभी तक हम लोग जो भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे वो सारा एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर पे था। दैट मीन्स हमारा एक कंप्यूटर है, सपोज दिस इज़ अवर PC। सो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर है, दिस इज़ अवर PC। तो ये हमारा कंप्यूटर है और हम लोग अपने इस कंप्यूटर में ही सब चीज़ एप्लीकेशन को डिप्लॉय बना रहे थे, डिप्लॉय कर रहे थे और यूज़ कर रहे थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये डेवलपमेंट या डेव इन्वायरमेंट है, या कह सकते हैं हमारा लोकल सिस्टम है जहाँ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और अच्छे से समझने के लिए लोकल पूरा इन्वायरमेंट है एंड यहाँ पे जो हम लोग एप्लीकेशन होस्ट कर रहे थे या डिप्लॉय कर रहे थे वो लोकल सर्वर पे ही हो रहा था। यहीं पे हमारा टॉमकैट बन रहा था, यहीं पे हमारा टॉमकैट बन रहा था और इसी के अंदर हम लोग डिप्लॉय कर रहे थे एंड यहीं पे यूज़ भी करते थे लोकल होस्ट :/ करके। दैट मीन्स सारा चीज़ें हमारी लोकली हो रही थी। बट अब हमारा एप्लीकेशन बन चुका है, दैट मीन्स अब हम लोग अपना एप्लीकेशन पूरे दुनिया में कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं। मतलब हम लोग ऐसी जगह इसको डालने जा रहे हैं दैट इज़ नॉट लोकल। हम लोग यहाँ पे जो एप्लीकेशन होस्ट करेंगे या डिप्लॉय करेंगे वो हम करेंगे ऑन क्लाउड। तो हम लोग क्लाउड पे डालेंगे एंड AWS हमारा क्या है, एक क्लाउड है, यहाँ पे डालेंगे। सो यहाँ पे जो हम डालेंगे उसके बाद कोई भी हमारे इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाए, कोई मतलब कहीं से भी आप इस जो भी क्लाउड हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा एंड अगर हम लोग IP एड्रेस को डोमेन से कनेक्ट करते हैं तो डोमेन के थ्रू कोई भी क्लाइंट यूज़ कर सकता है हमारे एप्लीकेशन को, या IP के थ्रू भी कोई भी क्लाइंट यूज़ कर सकता है। तो आप खुद सोचो यार, यहाँ पे हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती थी यार, हमें जावा की ज़रूरत पड़ती थी एंड MySQL की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब हम लोग वो सारी चीज़ें यहाँ भी हमें उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ भी हमें जावा की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ भी हमें MySQL की ज़रूरत पड़ेगी एंड जितनी भी सर्विसेज हम लोग यूज़ कर रहे थे वो सारी सर्विसेज हमें क्लाउड पे भी ज़रूरत पड़ेंगी। तो क्लाउड पे हम लोग उन सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे और वही सर्विसेज हमें AWS प्रोवाइड करता है। हम RDBS या RDBMS वाला डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं एंड साथ ही साथ में हम स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, S3 वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ए नंबर ऑफ सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है। तो चलिए कुछ कॉमन सर्विसेज हम लोग देख लेते हैं जो हमें यूज़ करनी है एंड मैं तो कहूँगा वो सारे डेवलपर्स को पता होनी चाहिए कॉमन सर्विसेज कौन कौन सी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले जो सर्विस है वो है EC2 इंस्टेंस। अब ये क्योंकि मैंने बताया कि भाई बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब आप अगर पढ़ते जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, बहुत सारी सर्विसेज, तो आप उनको प्रैक्टिकली यूज़ करो। जो सर्विसेज आपके लिए यूज़फुल हो वो सर्विसेज यूज़ करो और जिसके रिक्वायरमेंट हो वो यूज़ करो। तो सबसे पहले सर्विस जो जाननी चाहिए सबको वो है EC2। EC2 बेसिकली ये एक वर्चुअल कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे आप जावा भी इंस्टॉल कर सकते हो, टॉमकैट भी इंस्टॉल कर सकते हो, पाइथन भी इंस्टॉल कर सकते हो, MySQL भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है, आप पढ़ सकते हो, सिक्योर एंड रिलायबल कंप्यूट कैपेसिटी फॉर वर्चुअली एनी वर्कलोड। तो ये कंप्यूट कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करेगा, मतलब कहने का मतलब होता है कि ये वर्चुअली हमें एक कंप्यूटर दे देगा, कह सकते हो हाँ कंप्यूटर दे देगा, वहाँ पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें एंड उसको हम IP के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। हार्डवेयर हमें नहीं मैनेज करना पड़ेगा, हार्डवेयर AWS मैनेज करेगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर आप मुझसे जुड़े हो, मतलब हमारी वीडियोज़ देखते हो, तो हम लोग EC2 इंस्टेंस का यूज़ हम लोगों ने कर लिया। बहुत सारे फायदे प्रोवाइड करता है। सबसे बेनिफिट बढ़िया चीज़ क्या है कि 750 घंटे पर मंथ ये फ्री भी देता है। आप 12 महीने तक का AWS फ्री टियर यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग यूज़ कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में आके पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, क्योंकि जब पूरा कंप्यूटर ही है, सपोज आपके घर में नहीं होगा कंप्यूटर, कहीं और रखा होगा, बट
कंप्यूटर ही होगा उसको आईपी के थ्रू आप यूज़ कर पाओगे। तो EC2 इंस्टेंस मतलब EC2 सर्विस है वो बहुत बढ़िया सर्विस है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड दूसरी सर्विस बात करूँगा, अच्छा एक चीज़ बता दूँ, अगर EC2 पे अगर आपको डिप्लॉय करना है रिसोर्सेज तो आप जावा भी इंस्टॉल करना पड़ेगा मैनुअली, पाइस्क्वेल इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट मीन्स जितने भी सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो सारे सॉफ्टवेयर खुद से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, देन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो सारी मैनुअली करनी पड़ेगी। लेकिन अब हमारे पास दूसरी सर्विस आती है, वो है AWS इलास्टिक बीनस्टॉक। इसमें क्या है कि हमें सिर्फ कोड को अपलोड करना है, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें ये AWS जो इलास्टिक बीनस्टैक है ये अपने आप से मैनेज कर लेगा। यहाँ पे लिखा भी है, आप देखो, यू कैन सिंपली अपलोड योर कोड एंड इलास्टिक बीनस्टैक ऑटोमेटिकली हैंडल द डिप्लॉयमेंट फॉर कैपेसिटी प्रोविजनिंग, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा। मतलब आप खुद सोचो यार कितने बड़े चीज़, जो काम आप EC2 इंस्टेंस में मैनुअली कर रहे थे यहाँ पे सारी चीज़ें खुद से हो जाएंगी, सिर्फ आपको कोड को अपलोड करना होगा और कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी होंगी, ये ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगा। एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये क्या है, ईजी टू यूज़ सर्विस है ये, जो आपको काम मैनुअली EC2 में करना है यहाँ पे आपको काम नहीं करना है। एंड तो हम लोग यही यूज़ कर लेंगे भाई, सबसे बढ़िया चीज़ है, हम यही यूज़ करके आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास RDS है। RDS जो सर्विस है अमेजॉन की, वो हमें रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड करती है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे MySQL यूज़ करना है या फिर Postgres यूज़ करना है तो ये सारे डेटाबेसेस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आके इसके बारे में सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो। यहाँ पे भी गेट स्टार्टेड फॉर फ्री विद AWS टियर, तो यहाँ पे भी हम लोग फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बाद में जब आपका बिजनेस चल जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप। तो हम लोग इसमें भी MySQL यूज़ करेंगे जो कि हमारा RDS है, दैट मीन्स रिलेशनल डेटाबेस है, तो इसीलिए हम लोग को इस सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये सारा काम आप कर सकते थे कहाँ पे, EC2 इंस्टेंस में भी हम लोग पहले वैसे ही किए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जा रही थी, अलग अलग सर्विसेज मिली हैं, तो आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें S3 राउट 53, S3 की बाद में बात करते हैं। राउट 53 बेसिकली ये जो सर्विस है ये डोमेन नेम सर्विस, वेब सर्विस है, कह सकते हैं कि हमारे डोमेन को हमारे IP के कनेक्ट करेगी, कनेक्टिविटी करेगी। तो इस राउट 53 की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डोमेन नेम कनेक्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन से। तो हम लोग डोमेन नेम जब यूज़ करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू राउट एंड यूजर्स टू इंटरनेट एप्लीकेशंस। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इससे, बट आप इसके बारे में पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप देखो, अमेजॉन राउट 53 इज़ अ हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल क्लाउड डोमेन नेम सर्वर वेब सर्विस, इट इज़ डिजाइन टू गिव डेवलपर्स एंड बिजनेस एक्सट्रीमली। तो अब ऐसे पढ़ूंगा तो बहुत सारी चीज़ें, बट आप ऐसा समझ लिए मैंने एक ओवरव्यू टाइप का बता दिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारी जो है वो S3 सर्विस है अमेजॉन की, ये बेसिकली स्टोरेज है। अगर आपको बहुत बड़े बड़े कोड्स या बहुत बड़ी फाइल्स स्टोर करनी है जिसको आप कहीं से भी यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज बिल्ड टू रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर, कितना भी डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस S3 सर्विस। तो ये बहुत ही पावरफुल सर्विस है, मतलब आप कुछ भी स्टोर करना है, कितना भी अमाउंट डेटा स्टोर करना है, कहीं से भी यूज़ करना है तो आप S53 यूज़ करिए। जैसे अगर आपको AWS पे कुछ स्टोर करना है, मतलब कुछ होस्ट करना है जो कि 2 GB का है, तो आप इस S3 को यूज़ कर सकते हो। और इवन यहाँ पे 5 GB स्टैंडर्ड स्टोरेज 12 महीने के लिए फ्री टियर के लिए भी है, इसको भी यूज़ कर सकते हो। कितनी बढ़िया चीज़ है। तो ये बेसिकली स्टोरेज के लिए, तो ये 5 सर्विसेज हैं जो कि यूज़ करेंगे। अब इंटरनली बीनस्टैक हमारा कुछ बहुत सारा काम करेगा, तो नेक्स्ट हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको 2 काम करना है। AWS पे स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक अकाउंट बनाना होगा। तो आप यहाँ पे आ जाओगे डायरेक्टली AWS कंसोल पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आप एक कर लोगे साइन अप, ठीक है। यहाँ पे आप साइन अप कर लोगे तो हमारे पास लॉगिन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास माय अकाउंट, ओके, यहाँ पे चल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कहीं साइन अप है, ठीक है। अब ओके, सो क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, यहाँ पे आपको आना है और सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देना है। इवन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप उससे भी क्रिएट कर सकते हो। डेबिट कार्ड से भी होता है, बस इंटरनेशनल पेमेंट्स इनेबल होने चाहिए। तो आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। साइन अप के बाद वेरिफिकेशन भी होगा, आपके बैंक से पैसा भी कुछ कटेंगे, 2 रुपये शायद कटेगा। एंड उसके बाद जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एंड एक्टिवेट होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ शायद, तो एक्टिवेट होने के बाद कैसा दिखेगा वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में। पहले आप अकाउंट क्रिएट करके इसको एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। और फ्री टियर यूज़ करोगे तो उसका चार्जेस नहीं पड़ेगा। जब आप एक्चुअली रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, सर्विस को यूज़ करोगे, तब उसका चार्जेस पड़ेगा। बट जब तक आप फ्री टियर के लिमिट में हो तब तक उसका चार्ज नहीं पड़ने। सो परेशान मत होइए, हम अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए एंड देन हम लोग देखते हैं डिप्लॉयमेंट कैसे करना है हम लोग।
तो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को पैकेज करेंगे जार फाइल। और जार फाइल को बनाने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेंगी, कुछ इन्वायरमेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले वीडियो में बात कर लेते हैं क्या हम लोगों ने किया था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था अपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे उसके ओवरव्यू के बारे में। AWS की कुछ सर्विसेज इंपॉर्टेंट बताई थी जो हर एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। अब कुछ सर्विसेज AWS के बाद बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है भाई लोग। तो चले हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले पैकेज करने से पहले। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहूँगा। हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट अवेलेबल है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, एक क्या जो हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे यही वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है भाई लोग। एंड इस प्रोजेक्ट को हम लोग अब ले जाना चाह रहे हैं क्लाउड पे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम इस पूरे कोड को ले जाएंगे? नहीं भाई, आपने जो कोड आपने लिखा दैट इज द सोर्स कोड, इसको हम लोग नहीं ले जाएंगे। हम लोग इसको पैकेज करेंगे, एक जार फाइल बनाएंगे। तो जार फाइल मतलब स्प्रिंग बूट हमें एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन देगा, जार फाइल देगा। उस जार फाइल को हम लोग जाके अब सर्वर पर रन कर देंगे, ठीक है। लेकिन जार फाइल बनाने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट मतलब जब हमारा प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो वो अलग अलग इन्वायरमेंट में जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो इस इन्वायरमेंट को बोलते हैं ये एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जहाँ प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। सो दिस इज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। उसमें क्या होगा, जब हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशंस कुछ अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज जो फाइल है, इसके अंदर हो सकता है कि हम डेटाबेस जो यूज़ कर रहे हैं वो दूसरा डेटाबेस हो, या हो सकता है उसका पोर्ट नंबर अलग हो, डेटाबेस जो आप यूज़ कर रहे हो वो अलग हो, यूज़र नेम अलग हो, पासवर्ड अलग हो, या हो सकता है कि आप प्रोडक्शन में आप मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हो। तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम ले जाएंगे तो आपको सोर्स कोड में कोई नहीं चेंज करना। इन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जो की वैल्यू पेयर्स हैं उनको बस चेंज करना है, ठीक है। तो ये समझना आपको। तो जब हम प्रोडक्शन में ले जाएंगे, दैट मीन्स जब हम इसको डिप्लॉय कर देंगे तो वो होगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो हमारे पास दो अभी इन्वायरमेंट है हमारे पास, एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो हमारे लोकल सिस्टम पे चल रहा था, और एक जब हम इसको ले जाएंगे सर्वर पे तो वो हमारा होगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हमें ये चीज़ें अलग करनी पड़ेंगी। ईवारस दूसरा करना पड़ेगा, यूजर नेम हो सकता है वहाँ पे दूसरा हो, पासवर्ड दूसरा हो। एंड अगर आप डेटाबेस ही दूसरा यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ड्राइवर भी दूसरा हो सकता है। एंड हो सकता है कि आपको SOSQL एंड DDL ऑटो वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, सर्वर पे नहीं चाहिए, या फिर आपको ये इमेज का फोल्डर चेंज करके दूसरा ले जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सर्वर पे सर्वर वाले प्रोजेक्ट में चेंज करनी पड़ेगी, जो प्रोजेक्ट आप सर्वर पे अपलोड करें। तो बात आती है यार, क्या हर बार हमें करना पड़ेगा सर्वर पे ले जाके, तो हम फिर से यहाँ चेंज करने देना उसको वहाँ पे ले जाएं? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइल्स का कॉन्सेप्ट। प्रोफाइल्स का कॉन्सेप्ट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है तो उसकी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे जहां हम लोग लोकली डेवलप कर रहे हैं, और टेस्टिंग इन्वायरमेंट है तो टेस्टिंग के लिए हम लोग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेंगे, एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है तो उसके लिए हम लोग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेंगे। अब प्रोजेक्ट जहां पे चलेगा वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक जादू की डंडी है और आप घर पे हो तो वो घर की तरह काम कर रही है, ठीक है। एंड जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बाहर की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हम लोग अलग अलग बना के रख देंगे, और वो अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हो। तो चले हम लोग बनाते हैं। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी जो फाइल है ये कॉमन फाइल है। इसके अंदर आप वो कॉन्फ़िगरेशंस रखोगे जो आपको कॉमनली रखना है, चाहे वो लोकल इन्वायरमेंट हो, टेस्टिंग इन्वायरमेंट हो, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, कोई भी इन्वायरमेंट हो, जो कॉमन चीज़ें रखनी है वो आप इसके अंदर रख दोगे। एंड वो कोई भी कॉमन चीज़ हो सकती है, जैसे हमें सर्वर डॉट पोर्ट 990 यहाँ पे रखना है, हर जगह रखना है, तो ये चीज़ हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। एंड फॉर द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हम एक फाइल बनाएंगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होगी, बट उसका नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा अलग होगा। अब उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे रिसोर्सेज पे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे, एंड यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम हम लोग दे देंगे एप्लीकेशन डैश एंड डेव फॉर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, डॉट प्रॉपर्टीज। अब आपको स्पेलिंग ढंग से लिखनी है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया, डैश मतलब हाइफन, ठीक है, एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे ये हमारी ये एक फाइल बन गई। दिस इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम सपोज URL अलग होगा, पासवर्ड अलग होगा, तो ये तीन चीज़ें यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये URL कब एग्जीक्यूट होंगी, ये कॉन्फ़िगरेशन कब एग्जीक्यूट होगी, जब आप इसको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में प्रोजेक्ट को रन करोगे अपने लोकल मशीन पे, ठीक है।
एंड DB कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, इसको उठा के हम लोग हटा ही देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। एंड ड्राइवर हम MySQL यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी MySQL यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एंड ये भी डायलेक्ट भी कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन हम जो शो SQL वाली क्वेरी है, दिस इज़ अ क्वेरी फॉर शोइंग और SQL क्वेरीज ऑन कंसोल, तो इसको हम सिर्फ डेवलपमेंट में डालेंगे, तो ये कॉमन नहीं रहेगी। जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है वही हम रखेंगे। एंड हमारी जो मैक्स फाइल साइज़ है इसको 10 MB है, ये हमारे लोकल के लिए ठीक है और प्रोडक्शन के लिए भी ठीक है, तो इसको कॉमन में रहने देंगे। एंड साथ ही साथ में मैक्स रिक्वेस्ट साइज़ ये भी ठीक है। एंड इमेजेस नाम से हमारा प्रोडक्शन वाला भी फोल्डर होगा, तो इट्स ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं। एंड बाकी चीज़ सब चीज़ ठीक है। बाकी कोई चीज़ अगर कॉमन हो गई या कुछ चेंज करना होगा तो हम लोग बाद में कर लेंगे। सो दिस इज़ फॉर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्शन के लिए बनाएंगे कि भैया प्रोडक्शन में ये अलग होगा तो उसका लिखेंगे कहाँ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम एक फाइल और बना देंगे, रिसोर्सेज पे जाएंगे एंड फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे एंड नाम उसी तरह देंगे एप्लीकेशन डैश प्रोड डॉट प्रॉपर्टीज, एंटर कर देंगे। सो हमारे पास एक और फाइल आ जाएगी। अब आई डोंट नो वाई ये STS क्यों अपना गेम मतलब क्यों अपना कह सकते हो रंग दिखा रहा है। डॉट प्रॉपर्टीज फाइल ये भी है, बट यहाँ पे ये आइकन नहीं दिख रहा है प्रॉपर्टीज वाला, एंड डेवलपमेंट वाले में दिख रहा है एंड एप्लीकेशन वाले में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकल वाली प्रॉपर्टीज थी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाली, वो हम कॉपी कर देंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात ये अलग होने वाली है। सपोज हो सकता है कि डेटाबेस का वहाँ का पोर्ट नंबर 33060 हो, ठीक है, एंड यूजर नेम कुछ भी हो, सपोज दुर्गेश, अभी बाद में तो हम लोग अभी इसको चेंज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम लोग दुर्गेश डाल देंगे, ठीक है। एंड सो SQL प्रोडक्शन में हमें नहीं रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया। लेकिन अब बाय डिफॉल्ट तो आपकी चलने वाली कौन सी है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग यहाँ पे बताएंगे कौन सी प्रोफाइल हम लोग एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। क्या वो डेवलपमेंट प्रोफाइल एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, क्या वो प्रोडक्शन फाइल एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, कौन सी प्रोफाइल हम लोग एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो सपोज हम प्रोजेक्ट यहाँ पे चला रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव, और यहाँ पे हम डाल देंगे डेव। तो जैसे ही डेव डालेंगे यहाँ पे, तो अब हमारी डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल चलेगी। दैट मीन्स ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सिक्यूट हो जाएंगे। एक बार मैं अपना प्रोजेक्ट चला के दिखाता हूँ आपको। सो आप देखोगे हमारी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, सब चीज़ सही है। एंड अगर हम नीचे आए, सो आप देखो द प्रोफाइल डेव आर करेंटली एक्टिव, तो डेवलपमेंट प्रोफाइल एक्टिव है। हम क्या करते हैं, एक बार हम अपना प्रोजेक्ट पे चलते हैं, अपडेट पेमेंट प्रोजेक्ट कर देते हैं एंड देन फिनिश कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। एंड फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट दोबारा से रन करेंगे, ठीक है भाई। एंड अब हमारा डेवलपमेंट वाला चल जाना चाहिए था, देख लेते हैं एक बार। सो ओके, आई थिंक हमारा परफेक्टली डेवलपमेंट वाली कॉन्फ़िगरेशन चल गया और हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। ये वाला 3307 हमारा एक्चुअल लोकल होस्ट पे जो हमारा डेटाबेस है वो पोर्ट, उसका पोर्ट नंबर है 3307। अगर हम लोग की ये वाली कॉन्फ़िगरेशन चली होती तो एरर आ जाती, क्योंकि हमारा जो लोकल पे सर्वर चल रहा है MySQL का, उसका 3306 नहीं है, मैंने चेंज करके रखा है एंड पासवर्ड भी नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे आपको कहीं पे दिख भी जाएगा कि कौन सी प्रोफाइल एक्टिवेटेड है, ठीक है। सो मैं दिखाना भी चाहूँगा, ठीक है। सो इसमें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रोफाइल एक्टिवेटेड है, कौन सी प्रोफाइल एक्टिवेटेड नहीं है। ये देखो, द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव एंड दैट इज डेव प्रोफाइल। अगर हमें अपडेट करना है, मतलब अगर हमें पैकेज करना है और ले चलना है हमें सर्वर पे, तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ प्रोड कर देंगे, दैट सिंपल। एंड देन हम अपना एप्लीकेशन रीरन कर देंगे। एंड इस केस में हमारा प्रोडक्शन वाली प्रोफाइल एक्टिव होगी। दैट मीन जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हमने प्रोडक्शन पे किए होंगे तो वो सारे कॉन्फ़िगर वो चलेंगे। एंड इसीलिए यहाँ पे आ चुका है एरर, क्योंकि हमारा MySQL से कनेक्शन लिंकिंग नहीं हो पाया, मतलब कनेक्शन नहीं बन पाया। एंड जो हमारी प्रोफाइल एक्टिवेटेड है दैट इज़ अ प्रोड प्रोफाइल। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा यार, सो वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं दिखा भी रहा हूँ, दिखाना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको सिखा के रहूँगा, ठीक है। सो एक्सेप्शंस ही दिख रही हैं, एक्सेप्शंस ही दिख रही हैं। जितने लोग को समझना है वो समझ भी गया होगा। एक बार हम Ctrl+F मारते हैं एंड यहाँ पे हम प्रोड सर्च करते हैं एंड आई डोंट थिंक ये सही से दिखा पा रहा है, सिर्फ एक्सेप्शंस की वैल्यू ही दिखा रहा है, सिर्फ एक्सेप्शंस की वैल्यू दिखा रहा है, बाकी तो कुछ दिखाई नहीं रहा, ठीक है। बट एक्चुअली ये कनेक्शन रिफ्यूज हो गया है, इसीलिए क्योंकि हम लोग की जो पोर्ट नंबर है MySQL है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पैकेज करने से पहले हमें
और सर्वर पे जो डेटाबेस चल रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे लानी है प्रोड फाइल में और यहाँ पे हमें चिपकानी है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। देन उसके बाद हमें पैकेज करना है। तो हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं भाई, हम लोग चलते हैं अपने अपने AWS पे, एंड वहाँ पे हम लोग एक कॉन्फ़िगर करते हैं डेटाबेस, दैट इज़ अ MySQL डेटाबेस, एंड देन हम लोग आगे काम करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने लॉग इन कर लिया है अपना AWS का कंसोल, और यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, और हम लोग यूज़ करेंगे RDS सर्विस का, जहाँ पे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का क्राइटेरिया है कुछ, वो सब चीज़ें समझना पड़ेगा। तो आपका अकाउंट अभी तक एक्टिवेट हो चुका है तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, एंड आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी AWS सर्विस यूज़ कर चुका हूँ तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, बट आपको क्या करना है, सर्च पे जाना और यहाँ पे RDS टाइप कर देना है, ठीक है, एंड सिंपल RDS पे क्लिक कर लेना है, एंड ठीक है, RDS सर्विस ओपन हो जाने के बाद हम लोग वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और अगर आपको ठीक है, सो हमारा RDS का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, एंड हम नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब आप देखते जाओगे, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा सिंपल, आपको कुछ करना नहीं, कुछ स्टेप्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है। तो आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो एक डेटाबेस आपको क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। जैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ स्टैंडर्ड क्रिएट, एंड हमें जो डेटाबेस चाहिए यहाँ पे बहुत सारे RDS अवेलेबल हैं, जैसे अरोरा, अमेजॉन, MySQL है, MariaDB है, पोस्टग्रेस है, ओरेकल है, ये सब ये सारे डेटाबेसेस जो हैं वो सारे के सारे डेटाबेसेस रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। तो हम MySQL हमें चाहिए तो हम MySQL पे टिक कर लेंगे, एंड हमें जो कम्युनिटी वाला वर्जन मिल जाएगा, एंड वर्जन भी यहाँ पे दिखा रहा है 8.0.2.8 वाला मिल जाएगा। देन आपको कौन सा टेम्पलेट कौन सा चाहिए, प्रोडक्शन डेव टेस्ट की फ्री टियर, तो मैं फ्री टियर अभी टिक कर दूंगा। हमें सिंपली फ्री टियर अभी चाहिए, अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करो, तो आप फ्री टियर पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, एंड यहाँ पूछा है DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस आप ले सकते हो, तो हर एक का आइडेंटिफायर क्या होगा, नाम क्या होगा, तो हम ऐसे बना देंगे ब्लॉक DB, बस ब्लॉक DB बना देंगे। एंड ठीक है, बाकी आप मास्टर यूज़र नेम रख दो, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम दुर्गेश रख देता हूँ, एंड पासवर्ड आप यहाँ पे दे दो एक पासवर्ड, तो हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। मैंने एक मास्टर पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे रूल्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कनेक्शन जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है उसी को यूज़ कर लीजिए। अगर आपको चीज़ें पता है, नॉलेज है, तभी भाई उंगली करो, अदरवाइज आप उंगली मत करो, ठीक है। सिंपली एलोकेटेड स्टोरेज, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड 1000 है, कोई दिक्कत नहीं। कनेक्टिविटी वगैरह डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, एंड पब्लिक एक्सेस पे यस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस डेटाबेस को पब्लिकली एक्सेस करेंगे अपने MySQL वर्कबेंच से भी, ठीक है। तो आप इसको यस कर दीजिए, एंड देन चूज एग्जिस्टिंग, ठीक है, सब चीज़ ठीक है नीचे, एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन परफेक्ट है, सब चीज़ें सही है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ डेटाबेस ऑप्शंस, इनक्रिप्शन, टर्न ऑन, बैकअप, ये सब चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका डेटाबेस आपके क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो ये हम लोग का ब्लॉक DB, ये हमारा वो वाला डेटाबेस है जो अभी हमारा क्रिएट, इसका स्टेटस यहाँ पे आप क्रिएटिंग दिखेगा, थोड़ी देर का टाइम लगेगा और ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो जब ये डेटाबेस क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे इसको कनेक्ट करना है, एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशंस या इसका जो भी चीज़ है उसे हमें अपने वर्कबेंच में, अपने प्रोजेक्ट में, वर्कबेंच में, एंड साथ ही साथ में हम लोगों ने जो अपना बैकएंड का प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का बनाया है उसको कैसे यूज़ करना है देखते हैं। तो गाइस हमारा यहाँ पे DB जो इंस्टेंस था, दैट मीन्स डेटाबेस इंस्टेंस रेडी हो चुका है और स्टेटस यहाँ पे अवेलेबल आ चुका है। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अपने ब्लॉक DB पे जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि DB आइडेंटिफायर क्या है, CPU कितना यूज़ हुआ है, स्टेटस क्या है, एंड क्लास वगैरह भी देख सकते हो, इवन रीजन वगैरह भी देख सकते हो, और इंजन क्या है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आपको दिखेगी, जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है एक URL टाइप का दिख रहा है, बाद में आपको Amazon AWS.com है, ये बेसिकली आपका कह सकते हो होस्ट है, होस्ट की जगह पे ये यूज़ करना है। इसकी हेल्प से हम लोग अपने इस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे, और पोर्ट है वो 3306 है, एंड आई थिंक ठीक है, यूज़र हम लोगों ने जो डाला था एंड पासवर्ड हम लोगों ने जो डाला था उसकी हेल्प से हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ करते हैं। सबसे पहले इन डिटेल्स को यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में एंड अपनी जार फाइल क्रिएट करते हैं, एंड दूसरी चीज़ इन डिटेल्स को यूज़ करते हैं अपने वर्कबेंच को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वर्कबेंच को कनेक्ट करते हैं, देन इसी डिटेल को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे।
तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं वर्क बेंच, ठीक है, वर्क बेंच ओपन कर लेते हैं अपना, एंड देन इन डिटेल्स की हेल्प से अपने वर्क बेंच से इस डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम सिंपली क्या करेंगे यार, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक प्लस की बटन दिखेगी, या राइट क्लिक करेंगे, नहीं हम डायरेक्टली इस प्लस पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे हम कनेक्शन नाम डाल देंगे। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे ब्लॉग API DB, ठीक है, या ब्लॉग API कनेक्शन एंड होस्ट की जगह हम वही एंड पॉइंट लाएंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट के लिए, ठीक है, ये एंड पॉइंट blog-db डॉट ऐसे करके जो URL लास्ट में amazon aws.com करके यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर देंगे। पोर्ट नंबर हमें पता है 3306 है, यूज़र हमें पता है मैंने दुर्गेश डाल रखा था, एंड पासवर्ड हमने जो डाल रखा था वही पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे। भाई पासवर्ड सही होना चाहिए, अदरवाइज कनेक्टिविटी नहीं होगी। एंड ये सब करने के बाद हम एक बार टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक एरर आएगी क्योंकि हम लोगों ने ये पोर्ट नंबर अलाउ नहीं किया है। सो अभी आप देखिएगा यहाँ पे एक एरर आएगी, तो हम लोग को सिक्योरिटी ग्रुप में जा करके इसको अलाउ करना पड़ेगा अपने अमेजॉन वेब सर्विसेज से, ठीक है, AWS से। देखिएगा कैसे, अभी पहले मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एरर आनी चाहिए, एक एरर आएगी क्योंकि 3306 जो पोर्ट है वो पब्लिकली नहीं अलाउड है सिक्योरिटी ग्रुप में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे अपने यहाँ पे AWS पे DB इंस्टेंस जहाँ पे था, और यहाँ पे हमें मिलेगा एक सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम चले जाएंगे अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे, एंड देन अपने सिक्योरिटी ग्रुप ID है उस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, ठीक है, एंड ये सारे रूल्स इधर दिखेंगे। तो हम यहाँ एडिट इन बाउंड रूल्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग एक रूल ऐड करेंगे, एंड दैट इज आवर रूल फॉर MySQL/Aurora, ठीक है। तो ये 3306 है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अलाउ फ्रॉम एनीवेयर, जिससे कि हम इस वाले पोर्ट पे जो चल रहा एप्लीकेशन है उसको हम कहीं से भी यूज़ कर सकें, एंड हम सेव रूल पे क्लिक कर देंगे। अभी क्या होगा, अभी हम अपने इस वाले डेटाबेस को अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से हम लोग कनेक्शन को टेस्ट करेंगे, एंड आई थिंक अब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुल मेड द MySQL कनेक्शन, एंड देन हम लोग इसको ओके कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग API कनेक्शन अपने आप से आ जाएगा। इस पर हम लोग डबल क्लिक करके जब ओपन करेंगे तो हमारा MySQL का वही डेटाबेस अपने आप से ओपन हो जाएगा। एंड देन अब हम लोग यहाँ पे टेबल्स सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं कोई। तो अगर हमारे पास डेटा, अब सपोज हमारे पास हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्लॉग ऐप APIs, तो हम इस नाम को कॉपी कर देंगे यहाँ से, एंड ये हमारा बेसिकली जो डेटाबेस कनेक्टिविटी ये हमारे AWS से, ये वर्कबेंच का ये वाली चीज़ कनेक्टेड है AWS से। मतलब यहाँ पे जो भी बनाएंगे हम लोग डेटाबेस, ये AWS वाले डेटाबेस पे क्रिएट होगा। तो हम राइट क्लिक कर सकते हैं एंड क्रिएट स्कीमा पे जा सकते हैं, एंड हम लोग blog_app_APIs अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और ये डेटाबेस क्रिएट होगा हमारे AWS पे, क्योंकि अब हमारा जो कनेक्शन है MySQL का वो AWS से क्रिएट हुआ है। सो दैट मीन्स हमारा MySQL कॉन्फ़िगर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टेबल्स वगैरह आ चुकी हैं, MySQL कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ दिखेंगी वो सारी चीज़ सर्वर पे क्रिएट हो रही होंगी, दैट मीन्स वो सारी चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही होंगी। बहुत बढ़िया चीज़, ये तो बढ़िया चीज़ है भाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग को अपना जो एप्लीकेशन है उसको पैकेज करना है। तो पैकेज करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी विल टेक ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर डेटाबेस फ्रॉम द AWS RDS सर्वर। तो हम यहाँ से जो हमारा डेटाबेस सर्वर RDS पे चल रहा है, मतलब हम लोग जो RDS सर्विस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो डेटाबेस चल रहा है वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन उठा लेंगे, वही हम एंड पॉइंट उठा लेंगे एंड पोर्ट नंबर उठा लेंगे, एंड वी विल यूज़ दीज इन्फॉर्मेशन इन साइड आवर एप्लीकेशन। हम लोग अपने स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक थोड़ा मैं अगर तेज चल रहा हूँ तो आप समझ जाओगे, बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम अपने DB ब्लॉक में यहाँ पे चलेंगे फिर से, एंड ये इन्फॉर्मेशन हम अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ करेंगे। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, एंड याद रखिएगा हम आएंगे एप्लीकेशन -prod.properties में, दैट मीन्स फॉर प्रोडक्शन वाले के अंदर, एंड लोकल होस्ट की जगह हम अपना, ठीक है, एंड पॉइंट डाल देंगे अमेजॉन का, एंड उसके बाद सारी चीज़ें परफेक्ट है, ठीक है। हमारे पास ब्लॉग API यही वाला डेटाबेस हम लोग वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम में दुर्गेश डाल देंगे, एंड अपना जो पासवर्ड डाला था वो सभी लोग देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने अपना पासवर्ड डाल दिया, दुर्गेश तिवारी मैंने डाला था। तो ये जो डेटा, ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, किसके लिए, ये प्रोडक्शन के लिए है। प्रोडक्शन में जब हमारा एप्लीकेशन आएगा AWS पे, तो हम ये वाला URL, ये वाला यूजर नेम और ये वाला पासवर्ड यूज करेंगे, दैट्स इट। तो अब हम पैकेज कैसे करेंगे भाई, पैकेज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने एप्लीकेशन.properties के अंदर आएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग spring.profiles.
एक्टिव को क्या कर देंगे, प्रोड पे कर देंगे, जिससे हमारा जो प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाए प्रोड वाली हो जाए, प्रोडक्शन वाली, और ये सारी इंफॉर्मेशन दैट मीन्स ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो जाए, URL यूजर नेम पासवर्ड। तो एक बार मैं रन करूंगा, देखते हैं अप्लाई हो रही है नहीं, प्रोडक्शन वाली चीज़ें हमारी अप्लाई, मतलब URL चल रहा है सही कि नहीं चल रहा। तो हमने यहाँ पे रन कर दिया है एंड आप देखोगे सारी टेबल्स अपने आप से क्रिएट हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात हमारा प्रोडक्शन का एक्टिवेट जो प्रोफाइल हम लोग ने एक्टिवेट किया वो प्रोडक्शन वाली किया है। एंड यहाँ पे कोई भी क्वेरी नहीं दिखेगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रखा था, यहाँ पे SoSQL वाले को फॉल्स कर दिया। तो अब हम प्रोफाइल जो एक्टिवेटेड हमारी है वो कौन सी है, एक बार देखिए भाई, ये देखिए प्रोड वाली प्रोफाइल एक्टिवेटेड है। और अगर हम प्रोडक्शन वाले डेटाबेस में आए हैं, दैट मीन्स जो हमारा AWS का डेटाबेस है, अगर यहाँ देखेंगे तो आप देखोगे बहुत सारी टेबल्स बन चुकी हैं। एंड अगर हम रोल्स के अंदर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रोल्स टेबल के अंदर भी डेटा आ चुका है, देखिए, दैट्स इट, ऑसम। अब हम लोग को क्या करना है, बस पैकेज करना है। तो पैकेज करने के लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। हम लोग आएंगे सिंपली, अच्छा ये प्रोफाइल्स हम लोग जार फाइल को रन टाइम करते समय भी एक्टिवेट कर सकते हैं, बट अभी आप यहाँ से कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट पे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम सिंपल हम लोग आ जाएंगे रन एज, एंड रन एज में मेवन बिल्ड पे चलेंगे, रन एज पे मेवन बिल्ड। और मेवन बिल्ड पे अगर मुझे कुछ ऑप्शन दिखना है तो गोल्स में हम लोग यहाँ डाल देंगे पैकेज एंड सिंपली इसको अप्लाई एंड रन पे क्लिक कर देंगे। एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, आप देखोगे ये सारी चीज़ स्कैन करेगा और ये बेसिकली हमारे लिए एक जार फाइल बिल्ड कर देगा। तो उसी का मैं वेट करता हूँ, जार फाइल बिल्ड कर दे, उसके बाद हम लोग, ठीक है, उस जार फाइल को मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी चला कर दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसको डन हो जाने देते हैं, थोड़ा सा मे बी टाइम ले सकता है, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा टाइम लेने वाला है। बट भाई इतनी सारी चीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, टाइम तो लगेगा। सो फिनिश होने का वेट कर लेते हैं। एंड आई थिंक वार्निंग आ रही, बट बिल्ड सक्सेस हो गया, ठीक है, बिल्ड सक्सेस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट के विंडो एक्सप्लोरर में चलते हैं। तो हम लोग सो इन पे चलेंगे एंड यहाँ पे सिस्टम एक्सप्लोरर है, इसको क्लिक कर लेंगे एंड हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग को मिलेगा एक टारगेट फोल्डर। टारगेट के अंदर आएंगे तो हमें यहाँ पे एक जार फाइल मिल जाएगी, आप देख सकते हो ये वाली जार फाइल। इस वाली जार फाइल का नाम आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि यही जार फाइल हम लोग को डिप्लॉय करनी है। सो हम लोग इसको कर देंगे ब्लॉग API ऐप कर देते हैं, ब्लॉग API ऐप, परफेक्ट है। एंड अगर आपको इसको रन करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्ट रन भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं CMD लॉन्च कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे CMD लॉन्च कर दिया एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली एक कमांड लिखेंगे, जार स्पेस हाइफन, नहीं सबसे पहले हम लिखेंगे जावा, फिर स्पेस, फिर हाइफन जार, एंड देन आपको यहाँ पे ब्लॉग API ऐप डॉट जार, अपनी जार फाइल का फुल नेम लिख देना है और एंटर कर देना है। सो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो जाएगा और जो आपकी प्रोफाइल एक्टिवेटेड है वो प्रोड वाली एक्टिवेटेड है। दैट मीन सारा डेटाबेस वाला जो भी काम है वो हमारे सर्वर पे हो रहा होगा। एंड इवन हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं 9090 पे। सो आप देखोगे 9090 पे हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, लोकल होस्ट कोलन 9090 एंड हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। ये वाला एप्लीकेशन रन हो रहा है यहाँ पे। अब हम अपने इस STS वाले को बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, STS वाले को बंद मैंने कर दिया, ठीक, अभी भी हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। इवन हम लोग स्वैगर EY को भी एक्सेस कर सकते हैं, स्वैगर EY /index.html एंड आप देखोगे आपका स्वैगर EY यहाँ पे अप एंड रनिंग होगा। सो हमारा यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। एंड अगर हम आ जाते हैं वापस तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओके। सो हाँ परफेक्ट है। तो मैंने एक बार रिफ्रेश किया, दैट्स इट, आपका स्वैगर EY चल रहा है परफेक्ट। ऑथ कंट्रोलर है, परफेक्ट है। देन कैटेगरी कंट्रोलर है, जहाँ से हम लोग कैटेगरी बना सकते हैं एंड पोस्ट, परफेक्ट है सारी चीज़ें। एंड यहाँ से यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं एंड फॉर क्रिएट यूज़र एंड ऑथ से हम लोग रजिस्टर भी कर सकते हैं, शायद ऑथ कंट्रोल से हम लोग नया यूज़र रजिस्टर कर सकते हो। ये सब चीज़ हम देखेंगे जब हम लोग चलेंगे सर्वर पे। तो अब हम लोग बेसिकली अपना एप्लीकेशन बंद कर देते हैं। अगर हम इस एप्लीकेशन को बंद कर देंगे, अगर हम लोग यहाँ से कर देंगे बंद, तो हम इस स्वैगर EY को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप, मतलब सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं, हमारी जार फाइल रेडी है। इसी जार फाइल को बस हमें AWS पे चलना है एंड इवन हम लोगों ने AWS पे MySQL वगैरह सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर ली हैं। तो ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी कमाल धमाल चीज़ें कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो जार फाइल हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाई थी उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपने AWS पे।
कैसे करेंगे, कौन सी सर्विस यूज़ करनी, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग अपने जार फाइल को डिप्लॉय करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा स्प्रिंग बूट का जो भी एप्लीकेशन था वो डिप्लॉय हो जाएगा हमारे AWS पे, और हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे, पूरे कह सकते हैं दुनिया से एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वो क्लाउड पे चला जाएगा। तो हम यूज़ करने वाले हैं इलास्टिक बीनस्टैक। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेंटली मैंने यूज़ कर रखा है। एंड आपको अगर यहाँ पे नहीं दिखेगा तो आप सर्च वाले बार यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे आप बीन टाइप कर देना एंड आपको यहाँ पे सर्विस दिख जाएगी, दैट इज़ इलास्टिक बीनस्टैक। इसको क्लिक कर देंगे हम लोग एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी ये दिखेंगी, बट सबसे बढ़िया चीज़ जो दिखेगी वो क्रिएट एप्लीकेशन वाली बटन। देखो बटन यार से बहुत बढ़िया होती है, कभी कभी ख़राब बटन होती है, जब कभी कभी डिलीट गलती से दब जाती है, बट यहाँ पे तो क्रिएट एप्लीकेशन है। बाकी आप प्राइजेस वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड क्रिएट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे एंड देन अपने एप्लीकेशन का नाम देंगे। तो हम यहाँ पे डाल देंगे ब्लॉग ऐप, ठीक है। अपने एप्लीकेशन का नाम ब्लॉग ऐप डाल देंगे एंड देन टैग छोड़ देंगे। प्लेटफॉर्म पे हम लोग जावा चूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है वो जावा का है, सबको पता है, ठीक है। एंड ये प्लेटफॉर्म बता देगा अमेजॉन का कोरेटो 11 यूज़ करेगा ये, ठीक है, वर्जन वगैरह यूज़ करेगा। एंड हम चलेंगे अपलोड योर कोड पे एंड यहाँ पे हम लोग अपना जार फाइल चूज़ कर लेंगे एंड हम लोग चले जाएंगे जहाँ हमारा प्रोजेक्ट होगा। एंड देन जार फाइल हम लोग ने बिल्ड कर ली थी जो हमें मिलेगी टारगेट में। एंड यहाँ पे हम ब्लॉग API ऐप को सिंपली अपलोड कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारी थोड़ी देर में हमारा जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी जार फाइल है वो अपलोड हो जाएगी हमारे इस वाले यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी चीज़ हम लोग देखेंगे कैसे करना। सबसे पहले इसको अपलोड हो जाने देते हैं। इंटरनेट बढ़िया वाला होना चाहिए, ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ फाइल इज सक्सेसफुली अपलोडेड, हमारी अपलोड हो जाएगी। एंड देन हम लोग आएंगे कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शंस में, हम लोग डेटाबेस भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे आएंगे तो हमें बहुत सारी सर्विसेज दिखेंगी जो हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट हमें कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगर नहीं करना। बट डेटाबेस में आएंगे, जिसको यहाँ पर करेंगे एडिट एंड थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये फेचिंग RDS कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शंस पे जाएगा और आपको धीरे से नीचे आ जाना, मतलब आप तेज़ से ही आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे MySQL चूज़ है, स्टोरेज वगैरह है। यहाँ पे यूज़र नेम अपना डाल दीजिए, जो भी यूज़र नेम आपका था MySQL का, एंड पासवर्ड अपना डाल दीजिए। तो मैं अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से डाल देता हूँ, मैं भी गलत ना हो जाए, बहुत जल्दी डाल रहा था, ठीक है। एंड बस आपको सेव कर देना है। एंड लास्टली अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देना है। ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा बैकएंड में एंड देन हमारा एप्लीकेशन वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा और हम लोग उस अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। बट जब यूज़ करेंगे तो एक दिक्कत आएगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पोर्ट के बारे में समझेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट बीनस्टैक क्या करता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसको एक्सपेक्ट करता है कि वो 5000 पोर्ट पे चले। तो अगर हमारा एप्लीकेशन 5000 पोर्ट पे चल रहा होगा तो 80 पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो 5000 पे फॉरवर्ड हो जाएगी, दैट मीन्स हमारा एप्लीकेशन डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा। बट अभी हम लोगों ने शायद 9090 यूज़ कर रखा है, तो वहाँ पे दिक्कत होगी, मतलब हमारा एप्लीकेशन नहीं एक्सेस हो पाएगा। तो पहले ये अपलोड हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें सिंपल सा जो 9090 अपने एप्लीकेशन में पोर्ट था उसको चेंज करके 5000 पे कर देना है एंड देन अपने एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करना और हमारा एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इतनी सारी कहानी मैंने बता दी, बट उसको प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसको अपलोड हो जाने देते हैं। यहाँ पे आ रहा है दिस विल टेक अ फ्यू मिनट, तो हम लोग फ्यू मिनट के बाद मिलते हैं। ऑल एट गाइस, तो काफ़ी टाइम बाद, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा चीज़ें बिल्ड होने में, बट काफ़ी मतलब टाइम बाद आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप इन्वायरमेंट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हेल्थ आ जाएगी एंड रनिंग वर्जन आ जाएंगे एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे इवेंट वगैरह भी देख सकते हो। एंड उसके बाद जो आपका यहाँ पे देखोगे ब्लॉग ऐप ENV, ये आपके इन्वायरमेंट का नाम है। एंड देन यहाँ पे एक URL लिखा हुआ है जिसकी एंडिंग है elasticbeanstack.com, ठीक है। एंड इसकी हेल्प से हम लोग अपने एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करना है, बस सिंपली इस URL पे क्लिक कर देना है एंड ये जाएगा ब्राउज़र पे एंड ये है बेसिकली आपका एप्लीकेशन का URL। बट यहाँ पे आ रहा है 502 बैट गेटवे, ठीक है। तो दिक्कत यही हुई कि एक्चुअली जब इस URL को हम लोग ओपन कर रहे हैं तो हमारे इस बीनस्टैक पे जो रिक्वेस्ट जा रही है वो 80 पे जा रही है और 80 वाली रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दे रहा है 5000 पे। दैट मीन्स ये जो बीनस्टैक है वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारा जो स्प्रिंग बूट होगा वो 5000 पोर्ट पे चल रहा होगा। बट हम लोग का जो यहाँ पे वो है, वो प्रोजेक्ट है वो 9090 पे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे,
हम फिर से इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे विथ पोर्ट नंबर 5000, जिससे कि डायरेक्टली हम एक्सेस कर पाएँ अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेम स्टेप फॉलो करना है, राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज पे चलेंगे एंड हम मेवन बिल्ड पे जाएंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे पैकेज एंड हम रन कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा और इस बार जो जार फाइल बिल्ड होगी उसके अंदर जो पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर्ड होगा वो पोर्ट नंबर होगा 5000 और 5000 हमारे बीन स्टैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली वो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे विद पोर्ट नंबर 80 से। अभी आप देखिएगा, ठीक है। सो इसको बिल्ड हो जाने देते हैं एंड जब बिल्ड होगा तो हमें जो जार फाइल मिलेगी, ओके, उसी को हम लोग डिप्लॉय कर देंगे दोबारा से एंड हमारा काम हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग आई थिंक इसका वेट कर लेते हैं। हाँ, बिल्ड सक्सेस हो गया एंड हम अपने टारगेट पे राइट क्लिक करते हैं, इसी पे हम लोग शो इन पे कर देते हैं एंड एक्सप्लोरर पे कर देते हैं एंड टारगेट पे चलते हैं। आप देखोगे हमारे पास ये वाला, ठीक है, क्रिएट हुआ है ब्लॉग API एंड कोई ज़रूरत नहीं रीनेम करने की, डायरेक्टली इसको भी अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करना है, सिंपली हम आएंगे यहाँ पे। अगर आपने सब कुछ पहली बार में कर लिया होता तो डिप्लॉय करते समय आप नया वाला जार फाइल सेलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिप्लॉय अपलोड एंड डिप्लॉय पे जाऊँगा एंड इस बार हम लोग फिर से चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और इस बार हम लोग अपना नया वाला जार फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन कर देंगे। ये फिर से अपलोड कर देगा उसे, ठीक है। साथ ही साथ में ये आपके प्रोजेक्ट के वर्जन को भी मेंटेन करेगा। दोबारा से आप जार फाइल अपलोड करोगे तो यहाँ पे ब्लॉग ऐप सोर्स 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड हम डिप्लॉय कर देंगे एंड दैट्स इट। तो हमारा पोर्ट नंबर अपडेट हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब हम लोग डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे विद दैट URL जो हमें मिला है, ये वाला URL, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कैसे हमें एक्सेस करना है बाकी चीज़ें। तो गाइज़ फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ये हेल्थ चेक पे चलेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये अपडेट हो जाएगा एंड जब ओके आ जाएगा देन हम लोग फिर से ट्राई करेंगे इसको एक्सेस करने की अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे हेल्थ पे टिक आ गया, दैट मीन्स ओके है हमारा प्रोजेक्ट का हेल्थ। और अब हम लोग फिर से ओपन करते हैं, लेट्स ट्राई टू ओपन दिस URL। हम क्लिक करेंगे एंड अभी भी यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे पास देखो मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है, वाइट लेबल एरर पेज। तो ये बेसिकली हमारा होम एप्लीकेशन था, ठीक है। होम पेज पे कुछ था नहीं तो इसलिए यहाँ पे एरर पेज आ रहा है। बट अगर हम स्वैगर API एक्सेस करें, swagger-ui/index.html एंड उस समय आप देखोगे आपको यहाँ पे स्वैगर API का जो यहाँ पे इंटरफेस था वो दिख जाएगा एंड साथ ही साथ में आप देखोगे यूज़र कंट्रोलर के अंदर यूज़र्स की सारी APIs हैं, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर पोस्ट की सारी APIs हैं, इवन हमारे पास कमेंट कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर एंड ऑथ कंट्रोलर, सारी चीज़ें यहाँ से एक्सेसिबल है। इवन सिक्योरिटी वाली भी चीज़ें एक्सेसिबल है और ये पब्लिकली, दैट मीन्स पब्लिकली है, पब्लिकली अवेलेबल है। ये URL कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आप, यहाँ डोमेन वगैरह से पॉइंट करा सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आएंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं अपने APIs को कि सारी APIs चल रही कि नहीं, रजिस्टर करते हैं नए यूज़र को एंड देन लॉग इन करते हैं एंड देन हम कुछ क्रिएट करके देखते हैं कि कौन कौन से जैसे यूज़र क्रिएट होगा या पोस्ट क्रिएट होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ क्रिएट करके देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं और हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है विद डेटाबेस एंड सारी चीज़ कॉन्फ़िगर्ड है। अच्छा, एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, जब यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हुआ बीन स्टैक सर्विस पे तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप सर्विसेज पे चलिए और यहाँ पे EC2 पे सर्च करिए एंड EC2 इंस्टेंस पे चलिए। सो आप देखोगे यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, रनिंग इंस्टेंस और ब्लॉग ऐप ENV से एक इंस्टेंस रन हो रहा है। री इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, हम लोगों ने क्रिएट इसको नहीं किया है एंड इसी के अंदर ये बेसिकली एक वर्चुअल सर्वर कह सकते हो, इसी के अंदर सारी चीज़ें बीन स्टैक ने कॉन्फ़िगर कर दी और जो जार फाइल अपलोड हो रही थी वो बेसिकली हमारे बकेट में, दैट मीन्स S3 बकेट में अपलोड हो रही थी। तो कहने का मतलब है कि बीन स्टैक अंदर ही अंदर सारी चीज़ें करता है और सामने से वो दिखाता कुछ नहीं है, सामने से कहता है भाई अब अपनी चीज़ें दे दो, मैं सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दूंगा। तो भाई लोग, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में अपने वेब एप्लीकेशन को, दैट मीन्स अपने स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को AWS पे डिप्लॉय कर दिया था और हम लोगों ने यूज़ किया था यहाँ पे इलास्टिक बीन स्टैक सर्विस। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी APIs को टेस्ट करने वाले हैं। 2-4 APIs को हम लोग टेस्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़र रजिस्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
हमारा लॉगिन हो रहा है, टोकन जनरेट हो रहा है एंड पोस्ट वगैरह क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने यहाँ पे डेटाबेस ओपन कर लिया फॉर ये देखने के लिए कि यूज़र रजिस्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे यूज़र का डेटाबेस चेक करेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा, ये बेसिकली कनेक्टेड है हमारे MySQL AWS के RDS से, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे आएंगे ऑथ कंट्रोलर में और हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर नाम से एक API है, इस पर हम ट्राई इट आउट करेंगे एंड यहाँ पे हम दे देंगे अबाउट, ठीक है। सो हम अबाउट दे देंगे माई नेम इज दुर्गेश, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। एंड ईमेल आईडी दे देते हैं हम लोग दुर्गेश कुमार 123@dev.in, ठीक है। एंड आईडी अपने आप जनरेट हो जाएगी बैकएंड में, कोई इशू नहीं। एंड नेम दे देते हैं दुर्गेश कुमार, ठीक है। एंड पासवर्ड एक दे देते हैं कुछ भी, दुर्गेश। एंड रोल में हम लोग रोल बाय डिफ़ॉल्ट रोल आ जाएगा, रोल देने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। सो हम रोल यहाँ हटा देंगे एंड दैट्स इट। हमारे पास यूज़र का जेसन रेडी है एंड हम यहाँ पे हिट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सो आप देखोगे रिक्वेस्ट जाएगी एंड रिक्वेस्ट जाने के बाद आपका यूज़र क्रिएट हो चुका है। ID1 नेम एंड ईमेल आईडी, पासवर्ड इनकोड हो चुका है। हम लोगों ने पासवर्ड को एक्सपोज कर रखा है, इनकोडेड पासवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप एक्सपोज नहीं करना चाह रहे तो मैं उसको भी वीडियो में बता रखा हूँ, आप जेसन इग्नोर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एंड रोल जो है हमारा वो नॉर्मल रोल आ चुका है, नॉर्मल, और रोल की ID भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम डेटाबेस में देखें तो हमारे पास एक यूज़र आ चुका है, ये देख सकते हैं, मैंने रिफ्रेश कर दिया और हमारे पास यूज़र आ चुका है। दैट मीन्स हमारी रजिस्टर की API सब चीज़ परफेक्टली चल रही है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगर रजिस्टर हो रहा है तो क्या बंदा लॉगिन कर सकता है। बिल्कुल हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। हम लोग आते हैं लॉगिन वाले पे एंड यहाँ पे ट्राई इट आउट मारते हैं एंड पासवर्ड डाल देते हैं अपना दुर्गेश। एंड हम लोग यूज़र नेम दैट मीन्स ईमेल डाल देते हैं दुर्गेश कुमार 123@dev.com। पहले गलत ईमेल में डाल रहा हूँ एंड एग्जीक्यूट करेंगे। सो आप देखोगे आपके पास एरर आएगी, दैट मीन्स यूज़र नॉट फाउंड विद दिस ईमेल आईडी। यूज़र नहीं मिल रहा है, एकदम परफेक्टली हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, जैसा हम लोगों ने बनाया था वैसा ही एप्लीकेशन चल रहा है। दैट मीन्स ऑल इज़ डन। इसी बात पे ठोक दीजिए लाइक नीचे, अनसब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत सारे लोग यार वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि भाई मैं कहाँ आपसे कुछ मांग रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग सही डालते हैं एंड .com की जगह हम .in डाल देंगे एंड देन हम फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे एंड आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास टोकन रेडी है। एंड अब हम इस टोकन को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट को गेट कर सकते हैं। इवन गेट सारे गेट्स मैंने पब्लिक कर रखे थे, ठीक है। तो गेट तो मैंने सारे पब्लिक कर रखे हैं। तो आ जाते हैं कैटेगरी आई थिंक हम लोगों ने इसमें लगाया नहीं था, बट पोस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पोस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो पोस्ट को क्रिएट करने के लिए API/post, अच्छा एक दो चीज़ और हमें यूज़ करनी होगी, या API/user/post, यूज़र की ID देनी होगी एंड साथ ही साथ में पोस्ट किस कैटेगरी का, ये भी चीज़ तो हमें देखनी होगी। देखते हैं ज़रा पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं एंड मैंने सेलेक्ट किया पोस्ट को सबसे पहले देखने के लिए, बिल्कुल सही। कैटेगरी ID भी देनी है एंड यूज़र भी देना है, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ें पास करनी भाई, कैटेगरी ID एंड साथ ही साथ में यूज़र ID। तो देखते हैं कहाँ से पास कर सकते हैं हम लोग, कैटेगरी ID एंड पोस्ट ID। ओके, सो ये गेट की API है, ओके यहाँ पे, ठीक है। सो हम लोग कैटेगरी ID, यूज़र ID दोनों चीज़ यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र ID एंड साथ ही साथ में कैटेगरी ID, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो जब हम ट्राई आउट करेंगे तो हम कैटेगरी ID के साथ साथ आप देखो यहाँ पे पोस्ट ID भी पास कर सकते हैं। गुड, नाइस। लेकिन साथ साथ में हमारे पास कैटेगरी होनी चाहिए। सो लेट्स ट्राई इट आउट। वन कैटेगरी ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी पे चलते हैं यहाँ पे एंड हम लोग कैटेगरी की पोस्ट करते हैं एंड दैट कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन, दिस इज कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड ID तो अपने आप ले लेगा, ID को हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड टाइटल स्पोर्ट्स, ठीक है। अब अगर आपने इस एडमिन ऐसा लगा रखा होगा कि API सिर्फ एडमिन यूज़ कर सके तो फिर ये क्रिएट नहीं होगा, फिर अनऑथराइज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ यूज़र के लिए लगा रखा होगा तो यूज़र क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो हम लोग इसको
एग्जीक्यूट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करते समय अगर आप देखोगे अनऑथराइज आ गया तो हम लोग टोकन यूज़ करते हैं, दैट टोकन वी हैव जनरेटेड इन दिस। ठीक है, तो हम लोग टोकन यूज़ करते हैं एंड ये नॉर्मल यूज़र है, तो अगर नॉर्मल यूज़र के लिए एपीआई होगी तो चल जाएगी। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, ये वाली एपीआई में जहाँ क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ताले पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं बियरर एंड पेस्ट कर देते हैं अपना टोकन एंड ऑथराइज कर देते हैं। ठीक है, एंड क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। हाँ, अगर हम देखेंगे तो हमारी कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इवन हम लोग डेटाबेस में देखेंगे तो हमारी एक कैटेगरी आ चुकी है। कहाँ पे कैटेगरी, ये यहाँ पे, एंड कैटेगरी हमारे पास आ चुकी है। ये देखिए स्पोर्ट्स। अगर हमें एक और कैटेगरी क्रिएट करनी है, सपोज मोबाइल फ़ोन्स या मोबाइल्स, तो हम लोग भी कौन सा डाल दिया मैं, ठीक है, दिस कैटेगरी या दिस कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स की जगह कंटेन्स प्रोडक्ट या आर्टिकल्स रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, एंड बस हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक कैटेगरी और क्रिएट हो गई। एंड इवन यहीं से हम गेट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप वहाँ से गेट करो, आप यहीं से डेटा गेट करके देख सकते हो। तो लेट्स ट्राई इट आउट एंड एग्जीक्यूट करते हैं। सो आप देखोगे हमारे पास दो कैटेगरी आ गई, 1 and 2। अब हम पोस्ट को क्रिएट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट वन पोस्ट, ये रहा। ठीक है, ये रहा क्रिएट पोस्ट एंड यहाँ पे हम डालेंगे कैटेगरी आईडी, दैट इज़ हम मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, तो कैटेगरी 2 है। एंड यहाँ पे डेटा डालना है, उसके साथ यूज़र जो क्रिएट कर रहा है 1, आई थिंक 1, हाँ 1, नहीं यूज़र जो क्रिएट कर रहा है वो 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं वापस एंड डेटा यहाँ पे डालते हैं। तो हमें क्या क्या डालना है, एडिट डेट वेट तो ठीक है, ओके, डेट हटा देते हैं, कैटेगरी हटा दें, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रख देते हैं। कमेंट्स भी मुझे नहीं चाहिए, कंटेंट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए एंड यूज़र भी मुझे नहीं चाहिए, यूज़र भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास कंटेंट है। सो दिस इज़ अ कंटेंट। अगर आपको HTML लिखना है तो आप HTML भी डाल सकते हो, फ्रंट एंड वाला रिच टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकता है। तो लिखते हैं दिस इज़ टेस्टिंग कंटेंट फॉर फोन। ठीक है, इमेज का URL सपोज abc.png, पोस्ट आईडी अपने आप जनरेट हो जाएगी एंड टाइटल अबाउट या सैमसंग फोन इज़ नॉट डूइंग वेल। ठीक है, एंड दैट्स इट, लेट्स क्रिएट। एग्जीक्यूट मैंने किया है लेकिन कुछ इशू हो रहा है क्या? यूज़र आईडी तो मैंने दे दिया है, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा? ओके, कैटेगरी भी डाल चुका हूँ, ये भी डाल चुका हूँ, ये भी डाल चुका हूँ, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा? सो लेट्स ट्राई इट आउट वंस मोर। फर्स्ट लेट कैंसिल इट, एक बार कैंसिल कर देते हैं, देन फिर से हम लोग ट्राई इट करते हैं। 2 कैटेगरी आईडी 2 डेटा एंड यूज़र आईडी 1, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हम लोग कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक क्या पोस्ट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? ओके, सो हम लोग फिर से करने वाले हैं पोस्ट को क्रिएट एंड पोस्ट को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, यहाँ से फिर से हम लोग डालेंगे कैटेगरी, तो हम डालेंगे 2 एंड जो डेटा है वो ये है हमारे पास। ओके, इसको हटा देते हैं कॉमा एंड यूज़र 1 है। ठीक है, सो हमारे पास अनऑथराइज आ रहा है अभी, क्योंकि हम लोगों ने रिफ्रेश किया तो टोकन हट चुका है। तो एक बार मुझे फिर से टोकन चाहिए एंड लॉगिन पे चलेंगे एंड अगेन हम टोकन को जनरेट करेंगे फॉर यूजिंग दुर्गेश कुमार 123@dev.in एंड अगेन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें फिर से टोकन मिल जाएगा। ये रहा टोकन, इस टोकन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड अगेन हम लोग चलते हैं API जहाँ एक्सेस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं बेयरर एंड देन टोकन स्पेस के बाद एंड क्लोज कर देते हैं एंड अगेन हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सो आप देखोगे आपका पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप पोस्ट क्रिएट हो चुका है एंड अगर आप डेटाबेस में हो तो यहाँ पे हमारा पोस्ट क्रिएट हो चुका है। मैंने सेलेक्ट किया है, ये देखिए पोस्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, default.png आ चुका है। आई डोंट थिंक कि हम लोगों ने इमेज URL लिया था, इमेज नेम लिया था तब भी यहाँ पे
तो हम लोगों ने निकाल के अपडेट नहीं किया हुआ। ये इमेज नेम अपडेट होगी तब जब हम लोग इसकी इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है। जब हम लोग इमेज एंड कैटेगरी यहाँ पे देखो आ चुकी है। इवन हम लोग इसको गेट भी कर सकते हैं भाई, ऑल पोस्ट, सारी पोस्ट निकालने के लिए। यहाँ पे पेजिनेशन भी हम लोगों ने अप्लाई किया था, तो आप देखोगे यहाँ पेजिनेशन भी आ चुका है, ठीक है। एंड ठीक है, गेट ऑल पोस्ट, ओके। सो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखोगे सारे पोस्ट यहाँ आ चुके हैं। कंटेंट में हमारे पोस्ट्स रखे हुए हैं एंड यहाँ पे हमारे पास कमेंट में अभी कमेंट है नहीं, तो कमेंट नल वगैरह है, आप इसी तरह ऐड कर सकते हो। सो आई थिंक सारी चीज़ चल रही हैं। अब आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों APIs को क्रिएट कर लेना। मैंने चीज़ों को सिखा दिया आपको। इसमें जो APIs हैं, आपको वो APIs जो आपको यूज़र के अंदर रखनी है, वो यूज़र प्री ऑथराइज करके उनको यूज़र के लिए एक्सेस दे दीजिएगा। उन APIs जो कि आपको रखनी है एडमिन के लिए, उनको आप प्री ऑथराइज के लिए एक्सेस दे दीजिए। मैंने एक्सेस देना सिखाया, सारी चीज़ें सिखा रखी हैं। अगर आपने से सारी चीज़ें देख ली हैं तो आप बहुत आसानी से आप प्रोजेक्ट्स को बना लोगे एंड चीज़ें कर लोगे। अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप ऐसा मत बोलिएगा कि सर ने ऐसा क्यों कर रखा है, ऐसे क्यों कर रखा है। मैंने एक जनरल पर्सपेक्टिव उठाया और उसको कर रखा है, ठीक है। बट ये प्रोजेक्ट एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, मैं इसका फ्रंट एंड भी बनाऊंगा। और कुछ चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत कर रही हैं तो उसको भी हम लोग सही करेंगे। जैसे सिखाते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो जनरलाइज कर दी है, बट जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसको थोड़ी बहुत चीज़ें सही करेंगे और भी अच्छे से करेंगे। और गाइस इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करेंगे कि हमारे पैकेट सीरीज़ का सोर्स कोड आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे अपनी सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है और हम लोग ने अपना एप्लीकेशन AWS के सर्वर पे डिप्लॉय भी कर दिया है। तो उसकी बात करेंगे, सोर्स कोड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ बात करेंगे कैसे आप इस सीरीज़ को एक्सेस करो जिससे आपको मैक्सिमम चीज़ें मिले। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं बीच में जा करके, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने ये चीज़ नहीं कराई, वो चीज़ नहीं कराई, कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कराया। बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम मैंने कहाँ पे सॉल्व करा रखी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। तो गाइस मैं क्या करूँगा, मैं जो सोर्स कोड का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हैं। मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपना सोर्स कोड पूरा का पूरा यहाँ पे अपलोड कर दिया है अपने गिटहब पे, ठीक है। सो बैकएंड कोर्स ब्लॉगिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। इस वाले लिंक से आप पूरा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम अपनी वेबसाइट का भी लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप जा करके क्या कर सकते हो, सोर्स कोड को यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, डाउनलोड करके सिंपली आपको चीज़ों को समझना है, देन उस कोड को यूज करना है। अगर आप डायरेक्टली रन करोगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बट आई थिंक प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो चीज़ मैंने वीडियो में बता रखी है वही सारे कोड यहाँ पे मैंने अपलोड किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मैंने बीच में मैनिपुलेट कर रखा है, वही कोड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो लिंक सीधा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके सोर्स कोड यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला। मैं कोशिश करूंगा गाइस कि मैं सोर्स कोड का लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग एक्सेस कर सको। अब बात दूसरी आती है कि यार हम लोग इस सीरीज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की सारी वीडियोस मतलब सीरीज में देखनी है, लगातार कंटिन्यूअस देखनी है। मतलब कहने का मतलब आप 20-16 के बाद 17 वाली वीडियो जरूर देखिएगा, 17 से 18 वाली वीडियो जरूर देखिएगा, 18 से 19, 20, 21 लाइन में अगर आप लीनियर सीक्वेंस में वीडियो को देखोगे तो आपका ये फायदा होगा। क्योंकि बहुत बार क्या हुआ है सीरीज में या मतलब पूरे इस कोर्स में कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे मान लो सेकंड वीडियो में प्रॉब्लम आ गई तो उसको मैंने थर्ड वीडियो में सॉल्व करा रखा है। तो अगर आप मान लो थर्ड वीडियो मिस कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने कराया ही नहीं है। और ये ऐसा हमारे पिछले बहुत सारे कोर्सेस में हुआ कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने ये सॉल्व नहीं कराया, आपने लिंक नहीं दिया, या आपने ऐसा इस वीडियो में कर रखा है और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपने प्रोवाइड नहीं किया। बट एक्चुअली मैंने उसको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है मैंने। तो जैसे कोई प्रॉब्लम आई 7th वाली वीडियो में तो उसको मैंने 9th वाली वीडियो में करा दिया था। अब ऐसा मैंने क्या किया था, जैसे इसी सीरीज में मैंने क्या कर रखा था कि हम लोग जब रोल्स को बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कर रहे थे तो वहाँ पे नेम गलत हो गया था। तो उसको मैंने कुछ उसके 2-3 वीडियो के बाद मैंने जाकर के सही किया। तो अगर जो सिर्फ वहीं तक का वीडियो देखेगा तो उसको तो लगेगा भाई चीज़ें गलत हो रही है, इसका प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका सोल्यूशन सर ने दिया नहीं। बट एक्चुअली मैंने उसको दूसरे वीडियो में देख करके रखा है। तो आप क्या करिए, आप अगर इन सीरीज को एक्सेस करिए या इस सीरीज को एक्सेस करिए तो कोशिश करिए कि आप स्टार्टिंग से सीक्वेंशियल मैनर में आप एक्सेस करिए। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है पूरे प्लेलिस्ट का, इसीलिए मैं इधर उधर का लिंक नहीं देता हूं। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि पूरे सीरीज का ही लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो वहाँ से जाकर के आप इस पूरे सीरीज़ को एक्सेस करिए। एंड बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर चुके हैं, आप भी इसको एक्सेस करिए, बुकमार्क कर लीजिए और पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ दीजिए। अगर आप ये वाली सीरीज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बैकएंड की एपीआईज विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट बनाना आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। तो आशा करूंगा आपको दोनों प्रॉब्लम के सोल्यूशन यहाँ पे मिल चुके होंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम था कि भाई सोर्स कोड कहाँ मिलेगा, तो मैं लिंक डाल दूंगा वेबसाइट का, उस वेबसाइट पे जाकर के आप सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो और वहीं पे आपको गिटहब का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर के सोर्स कोड को क्लोन कर सकते हो, प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हो और काम कर सकते हो, या फिर आप डाउनलोड करके देन उसको यूज कर सकते हो। एंड सिंपली यूज करने का मतलब है आप इंपोर्ट करिए इंटेलिजेंट में और डिपेंडेंसीज मतलब प्रोजेक्ट को बिल्ड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज, कैसे हम इसको मैक्सिमम इस सीरीज से निकाल सकें और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे मिले, आप क्या करिए कि आप मिस मत करिए कोई वीडियो को। अगर आप कोई वीडियो मिस कर दोगे तो हो सकता है जो प्रॉब्लम आई हो उसका सोल्यूशन आपको ना मिल पाए। आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज बेनिफिशियल रहेगी। लास्ट चीज, मैं एक पोल डालूंगा अपने यूट्यूब पे, हालांकि टेलीग्राम पे मैं डाल चुका हूं, तो आपको वहां पे क्या करना है, इसका ये बताना है कि इसका जो फ्रंट एंड हम लोग करेंगे वो एंगुलर से करें, रिएक्ट से करें या फिर नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से करेंगे। जिस ऑप्शन पे ज़्यादा वोट मुझे मिलेंगे मैं उसी में स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से आप कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप पोल जो दिया है उसमें वोट कर दीजिए और जल्दी से बताइए कि हम लोग इसका फ्रंट एंड किस चीज़ पे स्टार्ट करें। और नेक्स्ट कोर्स क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपने पूरा कोर्स देख लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये कैसा कोर्स था, और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और